जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ, और हम हैं किसान पाठशाला में, जिला बागपत में। मैं आपका परिचय करा देता हूं भैया से, उसके बाद फिर किसान पाठशाला आगे रखते हैं। और ये मेरा 23 नवंबर से आज 64वां जिला शुरू हो चुका है। आ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है। बागपत डिस्ट्रिक्ट के गांव बडल धनौरे का रहने वाले हैं, और आज हमारे यहाँ राहुल जवान जी आए हैं। बहुत अच्छी जानकारी देंगे। आपका मोबाइल नंबर बताना। मेरा मोबाइल नंबर है 8126784746। जी बैठो। नमस्ते जी, मेरा नाम राहुल जवान है और मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। बिजनौर आप ही के पास में है, गंगा पार। और बिजनौर से जैसे ही आप मुरादाबाद की तरफ चलेंगे तो 6 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने हाथ पे मेरा गांव पड़ता है। चौकपुरी के नाम से मेरा गांव है। मेरा यहाँ आने का मकसद, अभी आप लोग आए हो, सबसे पहली बात तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने समय निकाला। आज के टाइम में आदमी के पास टाइम ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। और आपसे ये भी वादा करता हूँ कि इस 1-1.5 घंटे का जो सेशन चलेगा, ऐसा आप जो ये अपने समय गया है आपका, आज अगले 24 घंटे आप मेरे बारे में सोचोगे। इतना कुछ आपको अच्छा जो मैंने सीखा है जीवन में, वो आप लोगों को बता के जाने वाला हूँ। आप लोग सब मेरे से बड़े हैं, कुछ मेरे से उम्र में भी छोटे हैं, भाई जैसे हैं। ज़्यादातर ताऊ चाचा और पिताजी की उम्र के हैं। तो मैं आपको सिखाने की औकात तो नहीं है, लेकिन कुछ बताने की औकात जरूर है, जो मैंने कुछ सीखा कहीं से। मैं सेना में था और 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ। सेना में नेम प्लेट रखती थी राहुल चौधरी, लेफ्ट साइड पे। जाट थे तो सीधी सी बात है, चौधरी था। अब जब किसान पाठशाला में आए तो पूर्वांचल में गए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लगा कि भाई यहाँ से ये टाइटल कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ कर रहा है मेरे साथ। कहीं ना कहीं एक जातिवाद को बढ़ावा जा रहा था उससे। कई लोगों ने टोक दिया मुझे कि भाई साहब आप जब चौधरी बोलते हो ना तो एक आ जाता है आपके अंदर, जैसे बुलेट मोटरसाइकिल। शरीफ आदमी भी जाएगा तो कोई क्या होगा, दबंग आ रहा है कोई, थार गाड़ी। ये सब चीज़ें क्या है, एक सिंबल है, टाइटल है। रिवॉल्वर लगाया, चाहे अपने सेफ्टी के लिए लगाया हो, लोग क्या कहेंगे, देखा शौकीनी में आ रहा है। तो ये हमारा सिंबल भी ऐसा ही है। एक तो हमारी भाषा ऐसी, ये खड़ी कि आप प्यार से बात करो तो पूरा बालों को लगता है कि हम गाली दे रहे हैं कि भैया गुस्सा नहीं हूँ, मेरी भाषा ऐसी है तो मैं क्या करूँ। तो तब साहब राहुल जवान लगा दिया मैंने। जवान मतलब सेना का जवान जवान ही रहता है हमेशा। इससे मुझे ये फ़ायदा है, जितने दिन जवान रहूँगा उतने दिन किसानों की मदद कर पाऊँगा। 2013 में मैं खाना खाने गया एक दिन दोपहर को, तो तब ये आत्महत्या वाला केस बहुत आ रहे थे अखबारों में। अच्छा, हमारी ज़िंदगी भी बढ़िया चलती थी, हमें भी कोई मतलब नहीं था इतना। खाओ पियो मौज लो, बढ़िया नौकरी लग गई, फर्स्ट क्लास, ऐसे ज़िंदगी कट रही थी। हर महीने 29 तारीख को सैलरी आ जाती है फौज की, एक दिन पहले। घर में तुरंत पैसे भेज दिए, नहीं तो बढ़िया टॉप। अब वो अखबार देखा एक दिन, सुन तो काफ़ी समय से रहे थे, लेकिन आपको पता है जब कोई चीज़ से मतलब नहीं तो फिर लेना देना भी नहीं होता किसी को। अखबार जब पढ़ा तो उसके पेज पे था, एक औरत ने आत्महत्या की हुई थी 2 बच्चों के साथ। बालक कितने बड़े बड़े थे, ये समझ लो कि कोई 12-1 साल की लड़की होगी। 2 ही लड़की थी वो, एक औरत के साथ में, और एक कोई होती, छोटा बच्चा था उसका दूसरा। इंग्लिश का अखबार था, पढ़ा उसको बैठ के तो आत्मा हिल गई अंदर से। मतलब मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि इन बालकों की क्या गलती थी। औरत तो चलो मरी, समझदार थी, कर्ज रहा उसके हस्बैंड पे, इलाज नहीं करा पा रहा था, वो समझ के मरी। इन बालकों को जो फांसी लगी, उन बालकों का क्या कारण था और उन बालकों को कितना दर्द हुआ होगा। इस मौत का जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं उसके। तो वहां से मन में उस दिन जोश आया, जैसा आप कभी कभी किसी के रामायण में चले जाओ या कहीं कुछ ऐसी देशभक्ति वाले 15 अगस्त के दिन ऐसा लगा कि मैं आज ही वर्दी पहन लूँ। तो वो जोश हमें भी आया और हमने एक साथ प्रण लिया बड़ा भयंकर वाला, कोई जीवन में किसानों के लिए इतना बड़ा करना है जो आज तक किसी ने नहीं करा होगा पूरी धरती में। अब वो बोल तो दिया, लेकिन करूँगा कैसे? 12वीं पास, फौजी, समाज का कोई ज्ञान नहीं। जो सामाजिक आप लोगों के यहाँ तो बहुत चाल चील चलती है। आप होगे बागपत में बताओगे, यहाँ हमारे यहाँ तो जहाँ खड़े वहीं बताएगा कि बाथरूम से 3 मीटर आगे खड़ा हूँ। तो वो चीज़ यहाँ चलती नहीं। मैं तो 3 साल में आप लोगों के साथ जीना सीख रहा हूँ। यहाँ तो सीधा जितना लपेटोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सच्चा आदमी तो यहाँ जूता ही खाता है, वैल्यू नहीं है टाइम की। तो बड़े साहब उसमें आ गए और इतना मन ज़्यादा विचलित हो गया, इतना विचलित हो गया कि मन में 24 घंटे अब किसान सेट हो गए।
पहली बार पिताजी से फ़ोन किया, शाम को STD पर गए, 5 बजे से हमारा नंबर था, 5 से 7 बजे हमारी कंपनी का फ़ोन करने का घर। पहली बार पूछा कि खेती में क्या खर्चा हो रहा है, कर्जा वर्जा कितना है। पिताजी को लगा किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया होगा आस पड़ोस वालों ने, तो भाई हिसाब पूछने लगा, लड़का बड़ा हो गया। मैं बोला ऐसी बात नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि कुछ आ भी रहा है घर में, कर्जा वर्जा कितना है। तो पापा बोले छुट्टी आ जा, बता दूंगा। तो बाद में जब घर आए तो उन्होंने बताया कि गन्ना सोसाइटी के इतने हैं, कृषि कार्ड के इतने हैं, और भैया बिजनौर सोसाइटी के इतने हैं इसके खाद वाली के। तो मैं बोला दिए क्यों ना, बोले कहाँ से दूँ। मैं बोला खेती हो रही है, मेरी नौकरी भी है। तो बोले इसमें कुछ बचता नहीं। मैं कहा बचते क्यों नहीं। तो पिताजी गुस्सा हो गए, बोले तू बहस कर रहा है मुझसे फालतू, तू कर ले खेती। उनको लग रहा था कि मैं किसी के चढ़ाए में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वो किसान की आत्महत्या देख के, इसलिए कि मेरा बाप ना लटक जाए यार, रोज ही किसान मर रहे हैं। पता चला पिताजी किसी दिन लटके मिले, तो अगर ऐसा होगा तो मैं भर भरा दूंगा, अपना छुट्टी करें। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मेरे मन की भावनाएं क्या थी उस समय में, कि कहीं मेरे पिताजी ना मर जा। हमें थोड़ी ना पता था क्या चल रहा है देश में, हमें तो रोज 2-4 किसान लटके मिला थे। तो मगर यार कभी पापा भी टेंशन में काम कर ले तो मैं पहले ही कह दूँ कि घबराना मत, मराइयो मत, मैं भर लूँगा। तो अगली छुट्टी में इन्होंने फिर पूरी चीज़ मुझे समझाई, मैंने उन्हें बताया। तो मुझसे बोल रहे चक्कर मत पड़े, बड़े बड़े इसमें सरकार कुछ ना कर पा रही, तू क्या करेगा। मैं बोला ठीक है देखी जाएगी। तो मैंने एक मन से मैं लगा रहा कि मैं कुछ करूँगा। तो फिर मैंने साहब सीखना, सबसे पहली बात है कोई काम करना है तो सीख लो। अब सीखे कैसे, देखो माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता। आप लोगों ने जितने ज्ञान अभी तक लिया होगा उसमें से 90% आपका सीखा ही हुआ होगा, सभी का किया हुआ नहीं होगा। खेती से लेके कोई भी काम में आप चाहे मास्टर हो, चाहे जैसे मैं सेना में था, मैंने भी किसी से सीखा कि ऐसे मारोगे तो ऐसे होगा। मुझे क्या पता था पहले से, उसने भी किसी से सीखा हो, 2 और 2 4। ऐसे ही सीखने सिखाने से दुनिया चलती है। आगे बढ़े साहब, थोड़ा सा आपके पास गया, इनके पास गया, इनके पास गया, बहुत लोगों के पास गया, लेकिन कहीं मज़ेदार जवाब नहीं मिल रहे थे, आंसर। तेल का पैसा वसूल नहीं हो रहा था। यामा मोटरसाइकिल थी मेरे पास, तो फिर वो लेके जाना, कहीं कहीं पहुंचना, कभी कहीं पहुंचना। फिर मेरे मन में आई कि यार एक बार भारत भ्रमण करो जब तक काम नहीं चलेगा। अब भारत भ्रमण के लिए समय चाहिए, 2-3 महीने, सेना छोड़ा नहीं 40 दिन से ज़्यादा। तो फिर मैंने लोकल सीखा, सीखते गया, कुछ प्रैक्टिकल करते गया। फिर यूट्यूब आ गई। यूट्यूब पे पहले बहुत महंगा था, इतनी जल्दी देख नहीं सकता था आसान, पर आधी तनख्वाह मेरी यूट्यूब में चली जाती रिचार्ज कराने में। 200, 250, 300 रुपये में 1 GB मिले करता था, 1-1.5 GB। फिर पता चलने लगा कि कौन आदमी कहाँ खेती कर रहा है। लोगों को फ़ोन किया, भाई साहब नमस्ते, मैं सेना की इज्जत करते हैं लोग देश में, तो लोग मुझसे बात कर लेते थे क्या, मगर जी मुझे ये सीखना है खेती के बारे में। तो बोलते थे चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना नौकरी करो। अब भाई तू बता ना यार, तू मेरे चक्कर को छोड़। करते करते साहब मेरी मुलाकात हुई किसान पाठशाला से। ये किसान पाठशाला भी ऐसी थी। 2004 में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में गजेंद्र पाटीदार और बलराम किसान और 2-4 लड़कों ने मिलके 12वीं पास करके नौकरी कर रहे थे सभी लोग अपनी अपनी जगहों में। ज़मीनें पैतृक पड़ी थी उनके पास, जहाँ थे ये लोग भी, जो उस समय में पहले विस्थापित हो गए थे राजस्थान से, नर्मदा के किनारे। तो इन लोगों ने नर्मदा नदी से 7 किलोमीटर दूर पानी लेके आए पाइप के थ्रू, और टपक विधि से, ड्रिप से। इन्होंने पहली बार वहाँ खेती शुरू की। ज़मीनें काफ़ी थी लेकिन पानी नहीं था, बरसात आधारित खेती थी। तो साहब जब ज़मीन रुकी हुई थी, उत्पादन काफ़ी आया, और इन्होंने भी वो सीधा फर्टिलाइजर, यूरिया, DAP, पोटास वाला धमाधम उत्पादन लिया। टॉप 2 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश टॉप कर दिया। इनको भी घमंड आ गया कि तुम तो बन गए 30 मार का वो रावण वेल तेरू, कि तू तो सर्वा है, तेरे तो सारे ग्रह पैरों के नीचे। इनके ग्रह पलटने वाले थे रावण की तरह अगले साल। अब वो ऐसी बीमारी आई अगले साल, कोल्डर रूट आया। कोल्डर रूट की बीमारी होती है एक सड़न की, जिसमें सड़ के पौधा टूट के गिरता है, गल गल के। आपने देखा होगा टमाटर का गल जा, कई बार केले में भी आती है ये। अब इन्हें इसका उपाय नहीं मिला कहीं। इन्होंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई हमारी ये फसल टूट के क्यों गिर रही है। जो दवाई बेच रहे थे, मित्र थे, दोस्त थे, दूर से देख के खड़े जा रहे, डॉक्टर साहब आ गए। वो डॉक्टर सबकी लुटिया खड़ी हो गई साहब वहाँ। इन्होंने बोला हम 3 गुना पैसे देने को तैयार हैं, हमारी फसल बचा दो। बात फसल की नहीं हो रही थी ताऊ जी, बात थी इज्जत की। पहले साल तो मुख्यमंत्री अवार्ड ले लिया, अब कहाँ जाओगे मुँह छिपाने। गाँव वाले में जा पड़ाते हैं, हाँ भाई क्या रहा तेरा। लास्ट में इनको इसका इलाज मिला कहाँ जाके, गूगल के थ्रू, इजराइल में। और इजराइल वालों ने जो पैसे लेकर के इलाज बताया, वो इलाज क्या था, भारतीय इलाज। नीला धोता, चूना, बस
इससे इलाज था। अब इनके दिमाग में आया कि इसका मतलब हमारे ग्रंथों की पद्धति में कुछ ना कुछ ताकत है, हम गलत रास्ते में हैं। अब इन्होंने क्या किया साहब, पुराने ग्रंथों को ढूंढना शुरू किया एग्रीकल्चर वालों को। फिर जितने लोग उन्नत खेती कर रहे थे, जो पद्मश्री थे, उनके पास गए सभी के, उनसे खेती सीखी और सभी की अच्छी अच्छी चीज़ें ली। जैसे मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ बोलूँगा तो आप अच्छी चीज़ ग्रहण करो, बाकी को छोड़ दो, एक तरफ छोड़ दो। उन्होंने सबकी चीज़ें इकट्ठी की, खेती सीखी, खेती होती क्या है, तरीके क्या हैं, और सारी विधियों का मंथन किया अपने खेत में लाके, और फिर एक पद्धति निकाली हम लोगों ने, किसान पाठशाला पद्धति, कि भैया अगर किसान इस पद्धति को पकड़ लेगा तो किसान का खर्च हो जाएगा आधा और उत्पादन हो जाएगा ज़्यादा, और जीवन भर निःशुल्क रखा इसको किसान पाठशाला को। लेकिन उस समय में ये मोबाइल नहीं थे, तो ये मध्य प्रदेश में गांव-गांव जाके, जैसे आज मैं यहाँ पे किसान पाठशाला लगा रहा हूँ और आपसे कहूँ कि आप ये बातें 20 किसानों को जाके बताना, तो ये फैलते 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 इतनी बड़ी हुई कि ये किसी तरह करते करते साहब हम लोग भी, मैं तो उसी रास्ते पर ढूंढ रहा था भाई, आपको तो प्रसाद चढ़ाने के मंदिर ढूंढ रहे हैं, किसी ने बता दिया मंदिर मिल गया, आपका काम हो गया। तो मैं तो ढूंढ ही रहा था ऐसी कोई संस्था जो मेरी, वो जो औरत मरी थी, तो मेरे मन में था किसानों की मदद करना, कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कहीं से जो मैं किसानों की मदद कर सकूं। तो किसान पाठशाला मिली साहब, मेरी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने मुझसे बहुत तमीज़ से बात करी, 43 मिनट बलराम भाई ने। उस समय तक ये काफ़ी बड़े लेवल पर चले गए थे इंडिया में, पूरे भारत में इनके 10 से करीबन ये समझो कि 8-10 लाख के आसपास लोग इनके साथ थे, क्योंकि पैसा तो देना ही नहीं, ना कुछ लेना देना, ना धरने करने, ना पार्टी करनी, कोई मतलब नहीं, खेती सीखनी और सिखानी, काम खत्म। जो आपके पास है मुझे सिखा दो, जो मेरे पास है आप लोग सीख लो, नहीं समझ में आया तो राम राम, अपने अपने घर चले जाओ, कोई इसमें लेना देना तो कुछ है ही नहीं भाई। मेरा तेल बर्बाद हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ, 1 घंटा हिसाब किताब बराबर हो गया तो इन्होंने ऐसे ही किया, गाँव-गाँव जाके सिखाया लोगों को रिजल्ट आए। अब हुजूम बढ़ता चला गया। जब मेरी अपनी खुद की पहली किसान पाठशाला थी, रिटायर होने के बाद जब मैंने ली, तो उसमें 30 आदमी आए थे और 27 उठ के चले गए थे। भरोसा नहीं करता हमारे यहाँ का किसान, मर जाएगा घमंड में, लेकिन भरोसा नहीं करेगा भाई साहब, बेच देगा जमीन लड़की की शादी में, लेकिन तुम्हारा भरोसा नहीं करेगा कभी भी जो तुम कहोगे। ये मैंने महसूस करी अपने यहाँ चीज। तो मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने इनसे कहा जी मैं ऐसे ऐसे हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, आप आओ और आपको किसानों को सिखाना है तो आप सिखाओ, प्लेटफॉर्म हम आपको दे देंगे, आपके पास क्या ज्ञान है आप हमें बताओ, आप हमसे सीखो। फिर मैंने इनसे सीखा, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे, जो हम बात करते थे तो हमारे खेतों में जो होता था एक दूसरे की बात सच बताते थे, झूठ नहीं, कि यार तुम ये प्रैक्टिकल करो, मैं ये करता हूँ, तुम ये करो। अब हम लोग रिसर्चर बन गए किसानों के लिए, विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। करते 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 मैंने शुरू किया साहब, और आज आपके आशीर्वाद से उत्तर भारत 7 राज्यों का मैं किसानों का एक तरीके से आप कहो तो सेलिब्रिटी हूँ। केले किसानों का, केले पे मेरा फोकस ज़्यादा था, और केले का मैं डॉक्टर हूँ मेन। और मैंने ये चीज़ देखी केले खेती करते करते कि खेती कोई भी हो सब बराबर है। अगर आप एक्सयूवी चला सकते हो तो कोई सी भी गाड़ी चला सकते हो, कोई बड़े कलाकारी नहीं है। खाली यही कहना कि एक्सयूवी का ड्राइवर है, ऐसा नहीं होता है। जो महिंद्रा चला सकता है वो जोंडी भी चला लेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। फिर हमने सब फसलों में गाइडलाइन देना शुरू किया, हर फसल में। आज हर फसल के रिजल्ट हमारे पास VIP BBIP रिजल्ट है आप ही के क्षेत्रों में। और हमारे पास मतलब किसान पाठशाला के पास हमारे पास ना कोई शीशियाँ हैं ना कुछ है, हमारे पास कुछ तरीके हैं जो हम आपका जैसे 2500 रुपये खर्च होंगे तो हम उसमें से 0 खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे का वो 250 रुपये में काम हो जाए। करते करते हमने शुरू किया साहब, और आज उत्तर भारत में आप मुझे गूगल में ढूंढ सकते हैं ईश्वर की कृपा से। कभी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा नाम गूगल में आए और मैं लोगों की मदद करूं, भारत के किसान मुझे सुने और मुझे बड़ी बड़ी मंच मिलें। तो मेरे यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर के DM साहब, कमिश्नर साहब, मतलब जो कभी सोचा नहीं था सपने में वो चीज़ें मेरी पूरी हुई। मेरे खेतों में आकर मुझे सम्मानित करके गए, और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ हज़ारों लाखों किसानों को करवा रहा हूँ। ये बड़ी बात है मेरे जैसे एक 12वीं पास आदमी के लिए, इतने ज़्यादा जगह में पॉपुलर होना और रिजल्ट आना। मजे की बात यह कि आपने जो किया, मिट्टी का स्प्रे किया तो उसका रिजल्ट आ गया, बस। और मुझे क्या चाहिए? अब आप अपना प्रचार अपने आप करो, मुझे याद मत करो दोबारा, मुझे और काम करने दो, क्योंकि मुझे तो और लोगों को जागरूक करना है। वैसे करते करते आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये था मेरा पूरा परिचय। आज मेरे पास लगभग 16.5 लाख के आसपास किसान हैं पूरे भारत में, और हम भारत के बाहर भी 17 देशों में हैं। पफोस साइप्रस में हम हैं, साउथ अफ्रीका में हम हैं, उसके बाद आपका
बॉर्डर पार से भी मैसेज बहुत आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, और लगभग मेडागास्कर है, मेडागास्कर में तो हम गेहूँ भी दे रहे हैं मिट्टी के स्प्रे का। तो लगभग हमारे पास 17 कंट्रीज हैं, 17 देश हैं। नेपाल से मेरे पास कम से कम नहीं तो हज़ारों की संख्या में किसान है आज की तारीख में जो नेपाल में खेती कर रहे हैं, उनको रिजल्ट आ रहे हैं। बस एक फ़ोन कॉल करना, कुछ नहीं, फ्री में इलाज, कोई पैसा नहीं। ये था मेरा परिचय। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो बकवास कर रहा है ये आदमी है कौन। तो ये मेरा परिचय था। अब हम बात करते हैं कि हमारी गड़बड़ियाँ कहाँ हैं सिस्टम में। हम जो खेत की तैयारी करते हैं ना आप लोग, सबसे पहली बात तो वही गड़बड़ है। यूरिया के कट्टे लिए, डीएपी का कट्टा लिया, खेत में फेंका, जुताई किया या एसएसपी डाल दिया, जुताई कर दी और बीज बखेर दिया। बिना डीएपी बखेरे गेहूँ मत बखेरना, जमेगा नहीं। यही दिमाग में सेटिंग है ना आप लोगों के। इस बार मैंने 1000 किसानों के कम से कम बीज बिना डीएपी के बिखरवाए हैं और डीएपी वालों से बढ़िया खड़े हैं। तो सही कौन था, गलत कौन था, इस बात पर बहस नहीं करेंगे, तो समय बताता है। आप लोगों ने करना क्या है, साल में एक बार आप जब भी खेत की तैयारी करें, एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो। पहली बात तो आप लोगों को ये चीज़ गलत सिखाई गई है कि गन्ना एक बार लगा के एक बार कटता है। ईख वंश का है ये, इक्वाशु वंश का, जिसके भगवान श्री राम थे। खत्म नहीं होता गन्ना और बांस, एक बार लगा दिया तो जीवन पर्यंत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे किसान हैं जो 38 से 40 बार गन्ना काट रहे हैं उसी खेत में। लेकिन हमें क्या सिखाया गया है, हर 2 साल के बाद गन्ना बदलो। क्यों? इतना सघन लगा दो गन्ने को और केले को भी और बांस को भी कि आपको बदलना मजबूरी पड़ जाए। जितना सघन होगा उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। एक अल्टो में पिछली सीट पर 4 बैठ के जाओ, मजा आएगा, या 2 बैठ के जाएंगे तो मजा आएगा? तो 2 को बैठाओ ना, 4 क्यों बैठा रहे हो? लोग पहले 4.5 फीट पर नहीं आना चाह रहे थे यहाँ, अब आ गए तो आनंद आ रहा है उनको। 100 प्लस जा रहे हैं। वरना 50-60 के एवरेज आया करता, 67 गन्ना होता था जब मैं छोटा था। वो सुधरा खाया भी ना जाता, 58 और 67, वो बुग्गी के तख्ते के बराबर ही रहता पूरा। खेत की तैयारी में गोबर की खाद, अब आप लोग जो गोबर की खाद बनाते हो वही गड़बड़ है। गोबर की खाद में जैसे गाय ने भैंस ने गोबर किया, उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, चांद की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, बारिश नहीं पड़नी चाहिए और उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए। आप लोग गड्ढा खोद के दबा देते हो, वो सड़ता है, फिर सड़ेगा तो फंगस आएगी, बैक्टीरिया आएगी। देखो, किसान की समस्या का हल है या हल ही किसान की समस्या है? इस लाइन को समझे आप? नहीं समझे, मैं समझाता हूं। क्या किसान की समस्या का हल है, मतलब समाधान है, या जो हम समाधान कर रहे हैं आज की स्थिति तारीख में वो ही किसान की समस्या है? तो आज जो आपको समाधान दिए जा रहे हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के तरीकों से, ये समाधान ही आप लोगों की समस्याएं हैं, ये याद रखो। आप समझ में आई मैं क्या बोला? आपकी जो समाधान दिए जा रहे हैं यही आपकी समस्याएं हैं। आपको बीज गड़बड़ दिया जाएगा, आपकी जो दवाई दी जा रही है वो ऐसी दी जा रही है कि बुखार ठीक करेगी लेकिन गला खराब करेगी। अगली वाली गला खराब करेगी लेकिन खुजली लेके आएगी, ये खुजली ठीक करेगी लेकिन दाफड़ डाल देगी। तुम परमानेंट दुकान पे जाते रहो। अगर दुकान पे नहीं जाओगे तो मेरे गाड़ी बड़ी 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 कैसे होगी? एक बार मैंने टॉनिक दे दिया और आपने वो खेत में डाल दिया और आप पैसे वाले हो गए, मुझे क्या फायदा है? मुझे मतलब समझ रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? दुकानदार को। मुझे क्या फायदा है? तो मुझे तो तुम मर जाओ, कल मरते आज मरो, जमीन बेचो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे घर में मर्सिडीज होनी चाहिए। वही हो रहा है किसान की हालत बेचारे। किसान बेचारा क्यों बना हुआ है? अब वो समय गया, जागरूक हो जाओ और अपने हिसाब से खेती करो। अपने हिसाब से कैसे करनी है मैं बताता हूँ। गोबर की खाद को साइड में रखो हमेशा। जब आप बढ़िया बढ़िया दवाई ला सकते हो 2-2 हज़ार रुपये बोतल खरीद के, तो 500 रुपये की पन्नी भी लेके आओ खरीद के, और 500 रुपये के वो लेके आओ बांस। बनाओ झोपड़ी सी एक बड़ी ऊंची करके और उसके अंदर गोबर डालो अपना, और वहाँ रखो एक ड्रम। उस ड्रम में डालो बैटरी कंपोजर। हर ब्लॉक में गवर्नमेंट फ्री बांट रही। नहीं बांट रही तो अंकित बेनीवाल है, ये फ्री बांट देगा आप लोगों को, यहाँ पहुँचा देगा अमित भाई के। उसको बनाओ और सब लोग मदल कर से लेके जाओ, फ्री सेवा है उसकी, कोई पैसा नहीं किसी से। वो मौसमी के जूस जैसा आएगा। 200 लीटर पानी में 1 बोतल डाल लो, 2 किलो गुड़ डाल दो, 5 दिन में बन के तैयार। इसके फायदे बता देता हूँ। 1 गिलास रोज तो डंगरों को पिलाओ, भैंस हो, कटिया हो, कटड़ा हो, कोई भी हो, कभी खाली नहीं निकलने का। पेट साफ रहेगा, कोई बीमारी नहीं आने की, खुर पका, मुंह पका, ये पका, वो पका, गला घोटू पला घोटू कुछ नहीं। और जब नवाओ डंगर को तो 1-2 मग्गा उस बाल्टी में डाल लो, तो उसके चिच्चड़ पिच्चड़ ये कुछ नहीं लगने वाले। मेरा करा हुआ काम है। 1 से 1.5 किलो दूध पर बढ़ जाएगा। रुपए क्या लगे?
200 लीटर बनाने में 2 किलो गुड़ का खर्चा, तो पर लीटर कितने का हुआ? फ्री है यो लगभग। डंगरों के पैरों में डाल दो एक मग्गा हफ्ते भर में कभी कभी, यो बिल्कुल ऐसा कर देगा, कोई बीमारी आपके डंगरों को आएगी नहीं। और कीड़े मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आने के नज़दीक डंगरों के, डांस वांस कुछ नहीं काटते। जो आप वो करो ना, डंगर पूंछ मारो जा और धुएं से लगाते हो, कोई जरूरत नहीं है। बस वेस्ट डिकम्पोजर आप छिड़क दो डंगर के ऊपर, खत्म कहानी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी को आपने गोबर की खाद के ऊपर छिड़कना है। पुराल पत्ती, गन्ने की पत्ती कहीं भी छिड़क दो, ये किसी भी दुनिया के बायोमास को 1.5 महीने में चाय पत्ती बना दे, एकदम डीएपी का बाप। ये ताकत है इसकी। इसमें है क्या? इसमें गाय के पेशाब और गोबर से निकले हुए जो बैक्टीरिया हैं वही है। बस बोतल में दे दिए आप लोगों को, और ये मल्टीपल होते रहेंगे जीवन पर्यंत, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक। एक ही बार लेना बस, बाद में अपने घर में 200 लीटर बन गया, 1-2 बोतल करके अपने घर रख लो, और इसी में गुड़ पानी गुड़ पानी गुड़ पानी अनंत समय तक जीवन तक बदलते रहो। तो ये गोबर की खाद को जो तुम्हें 1.5 साल में 1 साल में जाके कूड़ी बनती है आपकी, और वो भी बदबू मारती है, जो 1.5 महीने में आपकी गोबर की खाद को चाय पत्ती बना देगा, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो। और गेंद में दिखाई दे जाएंगे तुम्हें गोबर की खाद में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ। ये गोबर की खाद को आपका वर्मी कंपोस्ट बना देगा। हाँ, तो मेरी भाषा वाले हैं सारे, तो पकड़ लेंगे। और पूरब में पूछना पड़ता है, भैया समझ आ रही है या थोड़ा स्लो करूँ? उनकी भाषा और हमारे भाषा में बहुत अंतर है। तो लेकिन वो साहब सुन के अडोप्ट करते हैं। चमक गए वो लोग, स्कॉर्पियन खड़ी उनके, हमारी बिकने की नौबत आ गई। हमारा तो ब्याह में यावा खरीदने की तो बात नहीं। तो ये आपका चाय पत्ती जैसा बन गया बिल्कुल। अब ये डालने के लिए तैयार है खेत में, ठीक है। अब इसको भी मजबूत कैसे बना सकते हैं कि हमें यूरिया डीएपी की जरूरत ना पड़े? उसके लिए आपने क्या करना है, या तो मटके ले आओ। पहले मटके आया करे थे, गुड़ रखे करे थे, उसमें चावल रहे थे घर में। आजकल तो सिस्टम बंद हो गए, फोल्डिंग फौज आ गई नई वाली। ये तो इन्हें तो पता भी नहीं होगा बालकों को, आप लोगों को पता होगा। वो बड़े मटके, हाँ, मटका ले लो, या फिर आप खेत में खड्डा खोद लो 2 फीट बाई 2 फीट के, 2 फीट गहरे और 2 फीट चौड़े। गड्ढों को थपक लो थोड़ा सा फावड़े उबड़े से, किसी अच्छी चीज़ से। अब आपने क्या करना है, उस गड्ढे में लगभग 30-40 किलो गोबर आ जाएगा। 40 किलो कच्चा गोबर, उसके ऊपर आधा किलो चूना, कली वाला। ग्लव्स पहन के, वैसे वाले हमें ना सर्जिकल वाले ग्लव्स, वो पहन के इसे मिला लो और इस गड्ढे में 2 फीट के गड्ढे में भर दो। चुन्ना बुझा है वो वैसे बिना बुझा, कली वाला। इसके ऊपर से उपले, पत्थर उपले रहना अपने, उपले लगा के और इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दो। अब ध्यान ये रखना है कि 45 दिन इसके ऊपर बारिश ना पड़े, ठीक है साहब। 45 दिन के बाद सरिया लेनी या लाठी लेनी, कुछ 3 छेद करने ऊपर, 3-4 छेद गड्ढे के, और इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर जो है ना, यो भर देना उसमें। इतने छेद कर देने, ज़्यादा नहीं, ये इतना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल दो, बस 1-2 मग्गे का काम है, 2-3 मग्गों का, और फिर 45 दिन के लिए छोड़ दो। मैं आपको जीवन पर्यंत का उपाय बता रहा हूँ। ये मेरी वाली जो जनरेशन, जो हमारे बाद आने वाली खेती करने वाली, अगर जीवन पर पैसे कमाने तो एक तो ये हो गया। यो क्या काम करेगा, जो तुम कैल्शियम नाइट्रेट ला रहे हो ना 80 रुपये किलो की, ये उसका बाप है। 90 दिन के बाद जो निकलेगा ना अंदर से, वो जादू है। अब आपने एक ये बन गया। इसी तरीके से सुहागा लेना है, कितना, 250 ग्राम। इसी तरीके से नीला थोता लेना है। इसी तरीके से क्या लेना है आपने, गेरू मिट्टी लेनी है। इसी तरीके से मोटा नमक लेना है। इसी तरीके से समुद्री नमक लेना है, सॉरी वो सेंधा नमक। इसी तरीके से फिटकरी। ऐसे करके 10-12 गड्ढे बना लो, जिन जिन पोषक तत्वों की, मुख्य पोषक तत्वों की हमें जरूरत है। अब 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद, भाई साहब आपके पास एक फैक्ट्री तैयार होगी। अब इनमें से आप 1-1 किलो निकालो। सड़ी हुई जो गोबर की खाद थी, वो 3 बोरी गोबर की खाद बिछाओ, उसके ऊपर बिखेर दो। उसके ऊपर आपने सरसों की खल 10 किलो डाल दो, और उसके ऊपर से पानी छिड़क के और इसको मिला करके 8 से 10 दिन छोड़ दो। अब ये आपका एनपीके बनकर, इससे ताकतवर खाद इस धरती पर नहीं बनी आज तक। कोई कितना भी तुम्हारा चूतिया बनाओ जा, ये नमक फटकरी ये सब सामान लत होता पीस के मिला कर छिड़कना। हाँ वो अरे वो खुद ही पीस लेगा अंदर, आप ऐसे ही डाल लो, शायद कूट कर डाल लोगे ज़्यादा बढ़िया बात है। एक बार का दिक्कत है, बस 15 गड्ढे खोदने,
जिंदगी भर को छुट्टी। इसमें कम से कम आपकी 10-12 किलो बन जाएगी, 10 किलो निकलेगी उसमें से। तो तुम्हें कितनी डालनी, एक बार में 1 किलो, तो ये 10 बार की हो गई, यानी कि 10 एकड़ का सौदा बता दिया मैंने आपको, 70-80 बीघे का खेती। और ये कब कितनी बार डालना है, हर 15 दिन पे। तो ये बन गई तुम्हारी दुनिया के सबसे ताकतवर खाद। इसके साथ में क्या करना है, अभी मैं ऑर्गेनिक पर नहीं आया हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ मैं बताऊंगा खेती करनी कैसे है। पहले समझ आना चाहिए खाद होती क्या है। इसके साथ में आपने वेल्जी कंपोजर हर पानी पे कितना चलाना है, 200 लीटर। वही ड्रम को कुएं के मुंह पर रख दो, नहीं तो हर मैंने तो क्या कर रखा है, बरहे पर रख रखे हैं हर खेत के, और वहीं खोल दो सीधा जाके, चलन दो पानी में जाने दो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चाहे 10,000 लीटर डाल लो, लेकिन 200 लीटर काफ़ी है। देसी गेंडे में वापस आ जाएंगे और आपकी ज़मीन में जहाँ तेज़ हो रही ज़मीन वहाँ एक बार में काम हो जाएगा। ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरी बार चलाने की, जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 1 साल चला लिया। ये हर 45 दिन में 2 किलो चूना, 5 किलो समुद्री मोटा नमक और सरसों की खल, ये मिला करके और खेत में 5 बीघे में पानी के साथ जाने दो। आज जो उत्पादन ले रहे हो ये कम से कम 30% उत्पादन, ये एक नुस्खा बढ़ा देगा। हर महीने में एक बार आधा किलो फिटकरी 100 लीटर पानी में घोल के पानी के साथ जाने दो, या वो कपड़े में बांध दो और बड़े के मुंह पर बांध दो, तो फंगस नहीं आने की खेत में। हर 40 से 45 दिन में ब्लीचिंग पाउडर जो टंकियों में मिलता है वो ले लो। आप कितना लेना है, 4 किलो, 200 लीटर पानी में घोलो, जाने दो पानी के साथ, तो बैक्टीरियल बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी। अब ताऊ जी जब फंगस नहीं आई, बैक्टीरियल बीमारी नहीं आई, तो दवाई लेने क्या क्यों जाओगे। 100 से 150 ग्राम हींग एक पोटली में बांध के चला दो, तो दीमक भाग जाएगी तुम्हारी खेत से। ये काम समय समय पे करते रहने वाले, इसलिए कहते हैं किसान पाठशाला से जुड़ो। अब ये ग्रुप बनाएंगे हम, आज हर जिले का है हमारे पास। जब आप जुड़ोगे तो आपको समय समय पर ये सारी जानकारी फ्री में मिलेगी, बिना पैसे के। कोई जीवन पर्यंत 1 रुपया आप लोगों से चार्ज नहीं है किसान पाठशाला का, फ्री है हमारी सेवाएं जीवन पर्यंत। तो ये आपने करना है। उसके साथ साथ में आपको गाय का या भैंस का, गाय का ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है, 2 लीटर पेशाब ले लो, या 5 लीटर ले लो, या 20 लीटर ले लो। 20 जीवामृत बनाना है, काफ़ी लोगों को आता भी होगा। 200 लीटर पानी, 20 किलो गोबर, उसके अंदर 5 से 10 लीटर गाय का पेशाब या गौमूत्र कह लो या भैंस मूत्र कह लो, जो भी मन करे। उसके अंदर 3 किलो गुड़ और 1 किलो पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अब इसे चलाओ तो लगभग जब आप रोज चलाएंगे तो ये 15 दिन के बाद फिर हर 15 दिन पे 3 किलो गुड़ पड़ेगा इसमें। तो ऊपर काले रंग की पपड़ी जमती चली जाएगी, इस पपड़ी को छन्नी से हटाते चले जाओ। आप देखोगे 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में जाके ये मौसमी कलर में बदल जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसे गाढ़ा सरसों का तेल हो। इसके अंदर अनंत बैक्टीरिया है इस ब्रह्मांड में, जितने धरती को चाहिए हमारी। अब ये 20 लीटर 1 एकड़ में चला दो 100-200 लीटर पानी के साथ। साल में 1 बार या 2 बार कर दो, ये सारे ऑप्शन बंद। या वो जो खाद है उस पर भी छिड़क दो 5-7 लीटर, 10-20 लीटर पानी में मिलाओ जो मैंने बताई थी, और 2-3 लीटर लो, 5-10 लीटर बाल्टी में पानी में मिलाओ, उस पर छिड़क दो। ये सब जाने दो खेत में। ये सब चीज़ों से दुनिया खेती कर रही है, रासायनिक के बाप के बराबर खेती कर रहे लोग। और नीटो देसवाल 140 कुंटल, यही टिटोली शामली के 140 कुंटल का एवरेज आ रहा है। गन्ने का धोए ठा रखे गन्ने में, डंडी हरी है, कैसे ईडी पागल बनती थी। लोग बावले बता मत उसे, आज जो बावला बता मत वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे भैया नीटू को कौन सी दवाई बताई। मगर तुम काबिल आदमी, तुम्हारे हिसाब का चीज़ ना है उसके पास, वो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ ही रहने दो। तो इस तरफ हमें आना पड़ेगा। ये हो गई कुछ चीज़ें जो आपको करनी है। अब हम वर्तमान स्थिति में वापस कैसे जाएं भाई। ये तो 3 महीने का टाइम लगेगा, 6 महीने में लगेंगे, किसी को साल भर भी लगेंगे यहाँ तक करने में, एकदम तो नहीं हो सकता है। आज जिस स्थिति में खड़े हैं यहाँ से आगे कैसे चले, कल से 2 फरवरी से आज के बाद आप जब भी खेत की तैयारी करेंगे तो खेत की तैयारी में 5 ट्राली गोबर की खाद लाओ, नहीं है तो खरीद के लाओ। जब डीएपी खरीद सकते हो तो गोबर की खाद भी खरीद के लाओ, नहीं तो आवारा बातू पकड़ लो, बहुत घूम रहे हैं। एक घेर में बंद कर दो, कितना गोबर दे देंगे तुम्हारा 50 बीघे के लिए। गोबर तो जिब देगा उधर घास मिलेगा, जी घास ही नहीं है। घास का भी बताऊंगा, सुन लो भाई, वो हमारे पास इकट्ठे करके उन्हें घास मिलेगा, जी तो गोबर निकलेगा। घास का भी बताऊंगा। देखो जाटों में यही कमी है, जाट सुनते नहीं।
मैं भी जाती हूँ। अरे भाई अरे मैं जी तो है, अरे सुन तो रहे। सुनो तो सही ताऊ जी, तो सुना नहीं लग रहे। उसका उपाय भी तो अरे बताऊंगा। ऐसी बताओ जो संभव सी हो। क्यों भाई? बताने दोगे तब बताऊंगा। देखो पत्रकारों वाले रोक नहीं रहा मैं, पर तुम बताओ तो बड़ी बात है वाली बात है। अगर बता दिया तो मेरे भाई सुन तो लो कम से कम। सुना लग रहे। आपके खेत जितने भी हैं हर एकड़ के चारों तरफ गन्ना घास आती है, सुपर नेपियर हम लोग जो लगाते हैं काटते हैं, एक बार लगा दो 10 साल चलती है। हमारे सबके कुओं पे खड़ी है 2-2 4-4 बीघे। आपके यहाँ लगाते हैं कि नहीं लगाते? अभी यहाँ शुरुआत हुई है। सुपर नेपियर हाँ, शुरुआत। वो 1 एकड़ के आपने मेरा फिलो तोड़ दिया। आप देखो, आप बाद में खुद ही माफी मांगोगे मेरे से, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। हाँ ना, चलो इसलिए बीच में नहीं बोलना, मैंने पहले मना करा था। ये पत्रकारों वाला काम डिबेट नहीं चल रही यहाँ हिंदू मुसलमान की। नहीं डिबेट की नहीं भाई। ताऊ जी आप गलत, आप सुनोगे, हम भी तो बतावे जो आप बताने नहीं दे रहे मुझे, मेरा फ्लो तोड़ रहे हो। बोलो कोई बात नहीं। मैं सवालों के जवाब दूंगा ना सारे। तो आपने क्या किया, जैसे ये तो हो गई हमारी कुछ चीजें जो हमें खेत के लिए चाहिए। 1 एकड़ खेत की तैयारी के लिए आपको गोबर की खाद चाहिए, 5 ट्राली गोबर की खाद लेके आओ। चौधरी साहब पैसे वाले आदमी ये खरीद के लाएंगे, बाकी का जुगाड़ मैं ही बता दूंगा। 5 ट्राली गोबर की खाद को इस तरीके से आप बना लो, नहीं बना सकते तो वैसे डायरेक्ट डाल दो। फिलहाल 50 किलो गोबर, सॉरी चूना बिना बुझा डाले वाला कली वाला, 4 किलो सिंधा नमक, 4 किलो फिटकरी, गेरू मट्टी कम से कम 30 किलो, जो लाल वाला गेरू दिवाली में करते थे पहले वो वाला। और इसके साथ में आपने जिप्सम 10 कुंटल डालना है 1 एकड़ में। आपके ब्लॉक में मिलता है, सब्सिडी पे नहीं मिलता तो राजस्थान से मंगवा लो, मट्टी है वो बहुत सस्ता आ जाता है, 250 रुपये कुंटल मिल जाता है। 1 ट्रक मंगवा लो, 1 गांव में आ जाएगा। और इसको डालो। जिप्सम जो है वो जमीन को सुधारता है, जो अब तक बिगड़ गई आगे नहीं सुधरने देगा, वो बिगड़ने देगा। अब ये डाल के आप इसकी जुताई कर दो। जुताई करने के बाद आपको 9 तरह की फसलें बोनी है। हमें क्या सिखाया गया, ढैचा और सनई, कहानी खत्म। 3 दलहन 3 तिलहन, और तिलहन में तिल वाली फसल, तिल खरपतवारों को खत्म करता है खेत के, और तिल से जो बायोमास बनता है वो सबसे जल्दी बायोमास बनता है, जमीन में कार्बन ज्यादा बनता है तिल से। तो तिल जैसी कोई फसल नहीं, तो 1 किलो तिल इसमें जरूर समावेश करना है। और 3 फसलें अन्य है जिसमें आप ढैचा सनई जो भी आप लेना चाहो वो ले लो। 9 फसलें बिखेर दो 1 एकड़ में। इनका वजन होना चाहिए 14 किलो 15 किलो। बिखेरने के बाद 25 से 30 दिन 40 दिन बाद आप इसकी जुताई कर दो। अब जब आप पलेवा करो तो पलेवे पे आपने वो ब्लीचिंग पाउडर वाला चला देना है, तो आपके खेत में ईमानदारी से कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं आएगी। मजबूत खेत बन गया ये जानदार वाला। अब उसी समय पे इस खेत के चारों तरफ 1-1 फीट पे लान वाले बाजरे की गांठें लगा दो। ये क्यों? आपके खेतों में जितने भी कीट पतंगे, वायरस, बीमारी, पाला, लू, इनकी जो हाइट है वो 5.5-6 फीट तक की होती है बस, इससे ऊपर ये उड़ नहीं सकते। अब जब आपके हर खेत की बाउंड्री पे हमारे पास 15-20 फीट की या 10 फीट की गन्ना घास रहेगी, तो आप देखोगे कि जो प्रकोप था आपका कीड़ों का, वायरस का, फंगस का, बैक्टीरिया का, वो लगभग यही करने से 50% कम हो जाएगा। और ये हो रहा है, कोई मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, पिछले 16 साल से करवा रहे हैं, लोगों ने लगा रखी है, और आप ही लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं, तो आपका प्रकोप कम हो जाएगा। दूसरा, आवारा पशुओं की जो आप बता रहे थे चारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा चारा, आ गया? हाँ आ गया। देखो चारा आया कि नहीं आया? सुन तो, तभी तो बोल रहा हूँ, सुनते जाओ, मजा आएगा तुम्हें। 16 पिक्चर से भी ज्यादा है। छेड़ोगे तो कब्बर भड़क जाएगा, फिर छेड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। अब आप इसको काटते रहो और ये बढ़ती रहेगी। देखो वैसे भी हमारी डोलों में इतनी दूर कुछ नहीं होता, दोनों तरफ आप ध्यान से देखोगे तो खूड़ भी इतना, ट्रैक्टर इतना लेके जाता है गन्ने का, और इतना इधर लेके जाता है। आप ये करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने तो एक सामाजिक बात की थी, जरूरी नहीं है आप आवारा गाय पकड़ो, विकल्प बताते कि जब पैसे नहीं है तो गाय पकड़ लो यार। मेरे एक दोस्त अभी जोर में, उन्होंने 40 गाय पकड़ रखी, पोली हाउस है उनका, तो उन्होंने यही कर रखा है, 40 गाय को आराम से गोबर बोला मेरी तो मौज आ रही, मैं तो और इकट्ठी करूंगा जितनी मिलेगी, और 900 रुपये गवर्नमेंट दे रही। तो गवर्नमेंट भी ना दे, हम उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो गोबर की खाद चाहिए, आप कहीं से भी जाओ। बात करो ये होगी भैया आपकी क्लाइमेट कंट्रोल। जैसे हम लोग लोई, जर्सी, जैकेट पहन के बैठे हैं, जब जाड़ों में ठंडी हवाएं आती है ना, जब 15 डिग्री से टेम्परेचर नीचे चला जाता है, तो हवा के अंदर जो भाप के कण हैं वो एयर क्रिस्टल में बदल जाते हैं, वाटर क्रिस्टल में, मतलब पानी बर्फ बन जाता है। आंखों से दिखता नहीं है लेकिन बन जाता है, तभी वो ठंड महसूस होती है हमें। और जैसे नीचे नीचे जाता है ये कण और ज़्यादा ठोस होते चले जाते हैं। पौधे में 72% से लेकर 95 तक पानी होता है। जब लगातार हमारी उंगलियों पर, जैसा कुएं पर जा रहे हैं तो उंगली छिड़ जाती है एकदम। वो क्यों छिड़ती हैं? लगातार वो बर्फ के कण पर लग रहे हैं,
और हीट हमारी बॉडी से ले रहा है वो पिघलने के लिए, पाले वाला। वैसे ही पौधे के साथ होता है। तो पौधे के अंदर हमारी तरह 33-37 डिग्री का टेम्परेचर नहीं होता, उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उसकी कोशिकाएं फट जाती हैं। जैसे हम लोग जब सियाचिन में रहते हैं, मैं 2008 में था सियाचिन में, तो वहाँ पे अगर आपका अंग कोई खुला रह गया या आपने बर्फ़ छू लिया तो बोलते बर्फ़ लग गई, मतलब काला पड़ जाएगा हाथ और फिर वो कटेगा वहाँ से। अगर इनमें कोई फौजी बैठा होगा तो उसको पता होगा, वो कटने ही एक उपाय है, उसका इलाज नहीं कोई भी दुनिया में। वैसे ही पौधे को जब बहुत ज़्यादा लगा तो आपने देखा होगा पाला लगा या ठंड से बोलते फसल पीली पड़ गई। पीली क्यों पड़ी? वो जो उसकी नलिकाएं थी, कोशिकाएं थी, वो ठंड से फट गई। फटने के बाद अब उनमें फंगस आई, तो वो फंगस आई तो पीली पड़ी। पीली पड़ी मतलब वो मरने की स्थिति में है। तो ये जो है पाला, ये ऐसे नहीं पड़ता ऊपर से बारिश की तरह, ये हवा के साथ ज़्यादा चलता है। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो हवा के साथ चलता है। कभी जाटों में जब तेज हवा चले तो ट्रैक्टर के पहिए की जड़ में बैठ जाना, महसूस हो जाएगा, कान गर्म हो जाएंगे, थोड़ी गर्माहट महसूस हो जाएगी। होता है अगर पछुआ हवा चल रही हो तो आप ट्रैक्टर के बड़े पहिए के नीचे बैठ के जाके साइड में, तो एकदम से ठंड लगनी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ तो नहीं गया। वो तो कहावत ही है, हवा का ही तो जब्दा हो। हवा का जागड़ा होता है। तो हवा हम अगर ये इस तरीके से गन्ना घास लगाएंगे तो हमारी हवा रुकती है और गर्मियों में लू रुकेगी आपकी, तो फसलों को भी प्रभावित करती है ये। आप अगर ऐसे लगाएंगे तो आपकी फसलों में निश्चित रूप से चाहे 2 किलो का फर्क पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर, और आपका जाएगा कुछ नहीं जेब से। ये हो गई हमारी क्लाइमेट कंट्रोल। पानी देने का तरीका, अभी सब लोग लगभग चौड़ी गुल पे होंगे जो खेती कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। या हम पट में भी अगर खेती करें, देखो सही तरीका तो है ड्रिप, लेकिन ड्रिप में समस्या ये आ रही है किसानों के पास कभी जंगल दूर दराज के हैं। अब जैसे मेरे गांव में लोग नाल निकाल के ले गए कुएं की, किसान कहाँ जाए, 3 नाल चोरी हो गई, तो किसान के फिल्टर भी ले जाएंगे लोग निकाल के, बेचारा वो ड्रम भी उठा के ले जाएंगे। तो इसका उपाय क्या है? आप पानी हल्का दो। हल्का मतलब आपने कुएं में पानी दिया खेत में, और जब खेत 7 हिस्से भर जाए 10 हिस्से में से, तो पीछे से नंदा बंद कर दो। अगले दिन शाम तक, सुबह तक नहीं, शाम तक आप देखोगे कि इस खेत में पूरे में नमी लास्ट तक आ जाएगी। ऊपर से भले ही ना दिखाई दे, जब नीचे खोदोगे हाथ से तो आखिर में भी जड़ में नमी मिलेगी आपको। इसको बोलते हैं वापसा कंडीशन में रखना पौधे को, बोलते हैं ड्रिप पे खेती अच्छी होती है। ऐसा क्यों? और अभी हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, अभी हम सरपट पानी देते हैं। सरपट पानी देने से नुकसान ये है कि पौधा जो गन्ना या गेहूं या केला या धान जो नीचे से जमीन से जहां से निकला है, अगर वो हिस्सा पानी में भीगा तो बैक्टीरियल बीमारी आएगी, बैक्टीरियल से फंगल आएगी, फंगल से कीड़े आएंगे, मतलब आपने दावत दे दी बीमारियों को। समझते ना क्या ट्रैप चलता है आपके साथ। अब आप दुकान पे भागोगे तो वो कहीं की दवाई देगा बैक्टीरियल की, फिर कहीं की देगा फंगस की, फिर कहीं की देगा कीड़ों की, फिर कहीं की देगा टॉनिक, फिर क्यों देगा ग्रोथ प्रमोटर। तो चौधरी साहब खाली पानी के बेवकूफ़ी से डालो, तुम 4 सीसी डाल लो, अगर पानी ठीक कर लो तो 4 सीसी से बच जाओगे। आपने क्या करना है, जैसे हमने पानी दिया, अब ये गड़बड़ क्यों कैसे करता है मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाता हूँ। हमने सारा पानी भर दिया खेत में झपाझप, और पूरा हम गए तो हमें 2 दिन तक बिल्कुल खेत में तो घुस नहीं सकते, पानी टकने पर लगता है। पौधे को भोजन लेने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, बराबर मात्रा में हवा, सूर्य की रोशनी और पानी, साथ में 10% कार्बन। 30 और 10। हमारा ध्यान 90% खाद पे है, जो 90% कुदरत है। कुदरत को हमने छोड़ दिया, हम सोच रहे हैं हम खेती खाद से करेंगे, कुदरत कुछ नहीं होती, डीएपी से खेती होती है। जैसा आपका प्रश्न था शुरू में आते ही आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ मैं। तो हमने इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, हम कभी ध्यान नहीं देते। अब हमने क्या किया, पानी भर दिया तो खाद तो है, सूरज की रोशनी भी है, पानी भी है, हवा नहीं है। मैं आपकी नाक बंद कर दूं और रसमलाई खिलाऊं तो गले से नीचे जाएगी नहीं। खा कर देख लो, तो प्रैक्टिकल लग लो। अभी भैया तो रोटी मंगवा लो, नाक बंद करके रोटी खा के दिखा दो। तो जब आप नहीं खा पाओगे तो फसल कैसे खाएगी? पौधे को भी तो ये कंडीशन चाहिए, हवा, पानी और सूरज की रोशनी, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और खाद होता क्या है, तो अब बात ये आती है कि पौधा बढ़ा कैसे, पानी के अंदर भी। अब पौधे को तो जिंदा रहना है, क्योंकि दुनिया में जिसको भी यहाँ प्रकृति ने पैदा किया है उसको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे साधन दिए हैं। हमें भी चर्बी दी है, अगर हम कोई मोटा आदमी होगा तो वो लेट मरेगा,
चाहे उसे टापू पे छोड़े हो कहीं कुछ ना हो, वो जी जाएगा 1-1.5 महीना, मरेगा नहीं, सूख जाएगा। लेकिन पौधा जब बढ़ता है, जब आपने चारों तरफ से कंडीशन ऐसी पैदा कर दी कि वो जड़ों से भोजन नहीं ले सकता, समझ में आ रही है आपकी बात? कंडीशन बिगाड़ दी हमने। अब वो जो भोजन लेगा जो उसने स्टोरेज कर रखा अपने अंदर, अपने पेट में, उसी संचित भोजन से अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को करेगा, वनस्पतिक वृद्धि करेगा वो। जबकि करना क्या चाहिए था, इस वाले स्टोरेज से तो इसने गेहूं की बाल देनी थी, या गन्ने में भरन देना था, या केले में लंगर देना था। अब यो हर पानी पे 5 दिन इसी भोजन से पल रहा है। हमने 1 साल में अगर 20 पानी दिए तो 20 पंजे 100 दिन तो आपकी फसल भाई साहब बढ़ी नहीं कतई भी साइंटिफिक तरीके से। अब 100 दिन की बढ़वार कम हो जाता है, 100 दिन पहले गन्ना बो और 100 दिन के बाद में गन्ना बो, फिर बढ़वार देख लो तो 30% से 40% उत्पादन आपका आपके पानी के प्रबंधन पर निर्भर करता है। पानी दे कैसे, प्लेन में तो वैसे दो, और गन्ने में एक में देना है, एक में नहीं देना है, एक में देना है, एक में नहीं देना है, अगली बार इसमें देना है, इसमें नहीं देना है। अरे खेत के फाइनल पे एक नाली बना दो ना, एक छोड़ के एक नाला खोल के आ जाओ, अगली बार दूसरे नाले में दो। ऐसे क्या, इधर से लगा पानी, इधर से लगी हवा, खाद आपने दिया हुआ है, अगले दिन सूरज निकलते ही पौधा सख्त देंगी भोजन उठाएगा इमीडिएट। तो आपके कितने दिन बच गए? 100 दिन। तो उत्पादन बढ़ा के घटा, और पानी कम लगा। 20 बीघे गन्ने को पानी देना था, 10 बीघे में काम हो गया, समय कम लगा, हर चीज बच गई। अभी तक किसी को कोई पैसा तो नहीं दिया दुकान पे। इस तरीके से पानी दो, ये करने ही पड़ेंगे आज तरीके, आज नहीं तो कल मेरे पास आओगे लिख के ले लो 2030 तक। राहुल भाई मर गए, अब नहीं कर सकते खेती, तुम्हारे तरीके बता दो। तब तक जो मेरे साथ चलेंगे वो बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो इसलिए इन चीज़ों पे आओ आप लोग और करो इनको, कि आप ही के फायदे की चीज़ें, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं तो उस औरत की वजह से कर रहा हूँ, वो मुझे सोन नहीं देती बस, और कोई कारण नहीं। जिस दिन वो मेरा सपना मानी बंद होगी, मैं छोड़ छाड़ के मैं घर बैठूंगा, मौज लूंगा अपनी। ये इस तरीके से आपने पानी देना है। तो आपका गन्ना जो अगर 90 निकल रहा है, 100 निकल रहा है, तो निश्चित रूप से 10 कुंटल चाहे फालतू जाए, चाहे 20 जाए, मेरे हिसाब से तो 30-40 का फर्क आना चाहिए, आ ही रहा है लोगों को। तो ये आपने करना है। जिनका प्लेन में गन्ना है वे कैसे करें, वो उसी तरीके से हल्का पानी दो। गन्ना और बांस, इनको पानी खींच के देना होता है कभी भी। खींच के मतलब जब आपने खेत की मिट्टी हाथ में ली और खेत की मिट्टी को मजबूत करके ऐसे भींचा और छोड़ा, अगर ये बूरा बन के बिखर गई तो फिर पानी मांगा है, अगर ये बंदी की बंदी रहेगी तो पानी मत देना। ये गन्ने का सीधा गणित है, ठीक है साहब। ये हो गया पानी प्रबंधन, इसको आपको करना ही है। हर 45 दिन पे ब्लीचिंग पाउडर और हर 30 दिन पे फिटकरी चलाते रहो। दुकान पर नहीं जाओगे कतई भी फंगिसाइड खरीदने के लिए और वो लेने के लिए, दुनिया भर के अवाल बवाल क्या क्या खरीद कर लाते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूरदर्शन का पंप का भी वो ही होगा स्प्रे। कहता हो जी कैसे लगाओगे? ना ना, वो तो ड्रम में घोल दो डंडे से, अच्छा। और पानी के कुएं के होजे पर रख दो या नाली पे धार बना दो, ठीक। और बस जाने दो खेत में। तो ये पानी के बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। आपके जो बड़े हैं ना, बड़े, कभी ध्यान देना, ट्यूबवेल से लेके खेत तक पानी देने के बाद वो सड़ते हैं, काई जमती है उनमें, मच्छर घूमते हैं, वो दुनिया भर के फंगस और बैक्टीरिया वहां तैयार हो जाते हैं। जब आप पानी देते हो, आपने अपने खेत में बीमारी भेज दी। अब बड़ों को कहाँ लेके जाए भैया, बड़ों को कहीं मत लेके जाओ। 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, 2-3 किलो चूना आपस में मिलाओ, ग्लव्स पहनो और बड़े में फेंक दो पानी देने के बाद। जब तुम्हें बता के मुझे 5-7 दिन पानी नहीं देना, तो आपके बड़े में बैक्टीरियल बीमारी और फंगल बीमारी आएगी नहीं। और फिटकरी में फेर दो थोड़ी सी, 40 रुपये किलो फिटकरी मिला, आधा किलो फिटकरी बहुत रेल बना दी कितनी दूर तक। तो ये बीमारी आपके खेत में जाएंगी नहीं, सारे यहीं बड़े में ही खत्म इनका काम। छोटी छोटी गलतियां करता है हम लोग, और हमें कोई समझाने वाला नहीं है। सीसी बेचने वाले सोच रहे दुनिया भर के घूम रहे हैं प्लेंटियर्स, यो नहीं बताना तैयार कि मैं कैसे करूं। ये आपका यहाँ पे पानी प्रबंधन खत्म होता है। अब बात आती है खाद की, तो जैविक नहीं, सही तरीका तो वो था जो मैंने आपको बताया, वो बाप है DAP का, आप करके देख लो 1 बीघे में। ये जो उसमें सारे खनिज लवण है जो आपको चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में हम क्या करें, आप आज जो भी रासायनिक खाद दे रहे हैं उसको बंद मत करो। यूरिया, DAP, पोटास जो भी आप दे रहे हो, पहली बात तो आप लोगों को ये खाद का चार्ट नहीं पता किसी को कि चाहिए क्या। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो सब्जी, रोटी, दाल, भैया ये मत सोचना कि मैं खाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ। सब्जी, रोटी, दाल, मट्ठा, दही, गुड़, जो जातों में चलता है वो तो अपनी बात करूँगा। हमारे यहाँ अचार, 1-2 तरीके के मूली के बुरके, सलाद, ठीक है साहब, बूरा घी,
ये एक संपूर्ण थाली है बढ़िया वाली। हम लोग क्या कर रहे हैं खेती में कि कभी तो मट्ठा दे रहे हैं मेहमान को, उसके बाद अचार ला कर पकड़ा दिया, फिर गुड़ दे दिया, फिर दूध पिला दिया, फिर लड्डू दे दिए, फिर दही ले आए, फिर चावल ले आए, चावल के बाद में फिर सब्जी दे दी। तो दूसरा उल्टी कर दी। जब मारा भाई यार कहाँ फंस गया मैं इनमें जाइलों में। खेती भी ऐसे ही कर रही है। आपने खेती को उल्टी करा रखी, उसकी ले रखी है ऐसी की तैसी माँ बच्ची उसकी। यही हो रहा है। किसने बोला अरे यार अरे सल्फर डाल दे, अरे मैग्नीशियम डाल दे। तो भैया एक चार्ट तो होना चाहिए तुम्हारे पास क्या डालना है। तो होता क्या है, यूरिया, डीएपी, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपकी पोटास हो गई। जितना यूरिया उसका 20% जिंक, जितना मैग्नीशियम आपका डीएपी उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट, जितना आपका पोटास उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट, और जितना आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम है इसका 20% सल्फर, और जितना सल्फर है उसका 50% आपने देना है पोटेशियम ओमेट, और जितना पोटेशियम ओमेट उसका 50% पोटेशियम फॉस्फेट। इतना चार्ट है ताऊ जी। और माइक्रोन्यूट्रेंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं आपके अगर आप ये विधि से 2-4 चीजें करेंगे जो मैंने बताई, लाने की जरूरत है दुकान पे से। अब ये काम कैसे करते हैं खेत में। नाइट्रोजन जो है वो खेत में स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, पंडाल से समझाता हूँ। हमारे घर में शादी है, अब आप ध्यान से समझना खाद को शादी से। हमारे घर में शादी है, यहाँ बारात आने वाली है और हमने बहुत बढ़िया मेहमानों का स्वागत करना है। उसमें घर के सभी आदमी शामिल हैं, बच्चे से लेकर दादाजी तक। जैसे आप हो अभी, आप इस समय में सिर्फ देखभाल के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपका भी काम है इस खाद में, मैं बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनते जाना। हमने यूरिया दिया मतलब खेत में नाइट्रोजन दिया, तो हमारे पौधे ने अब स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। स्ट्रक्चर मतलब टेंट कहाँ लगेगा, तो वो टेंट के पाइप बता दिए हमने कि भैया यहाँ यहाँ टेंट गाड़ दे। अब वो स्ट्रक्चर ढांचा बनकर तैयार हो गया। अब ये टेंट ना गिरे हवा में या उखड़े ना, तो उसके लिए कील गाड़ते हैं जड़ में या फिर रस्सियां बांधते हैं। वो क्या है, वो है नाइट्रोजन के साथ जिंक। जिंक अगर आपके खेत में 20% जाएगा तो वायरस वाली बीमारी आपके खेत में नहीं आएंगी। आप वो जिंक को ऑर्गेनिक दे दो। ये जो चार्ट मैंने बताया था इसको आप जहर ये वाला दे दो, जहर वाला, बिना जहर वाला दे दो, या इसको ऑर्गेनिक से दे दो, शीशों से दे दो, या झाड़ फूंक से दे दो, या बाबा महात्माओं से दे दो। उसे मतलब नहीं, पौधे को तो चाहिए। समझ रहे हो आप, उसे तो ये चीजें चाहिए तो वो उत्पादन देगा, नहीं तो नहीं देने का। देने का तरीका आप देखो। अब देने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले ये समझा देता हूँ काम कैसे करता है खेत में। अभी तक यही नहीं पता हमें कि हमारा खाद काम कैसे करता है। खाद होता क्या है, हमें डीएपी का खाद का पता, यूरिया डीएपी यही खाद हो। अब आपका आ गया डीएपी। डीएपी क्या काम करेगा, पर्दे, अंदर पर्दे लग गए, कुर्सी वुर्सी आ गई, सब आ गई, कुर्सियों के कवर ओवर सब आ गए, ये डीएपी है साहब। अब ये कुर्सी सजावट लगनी, मेज वेज इन पर कपड़े लगने, कौन सा कपड़ा मेज का, कौन सा कुर्सी का, इनकी सजावट फिट करा दी हमने। ये कौन करेगा सजावट का काम, मैग्नीशियम सल्फेट। सजावट मतलब ये डीएपी को लगाने का काम। बिना मैग्नीशियम के रिजल्ट नहीं आएगा आपके खेत में, ये डीएपी लगेगा ही नहीं, पौधा पकड़ेगा ही नहीं। अब आपकी पोटास, पोटास का काम है कि भैया यहाँ पर रसगुल्ले कहाँ आएंगे, काली दाल कहाँ लगेगी, पीली कहाँ लगेगी, पकौड़े कहाँ रहेंगे, जूस कहाँ रहेगा। ये सारा काम क्या है, भरण का काम करता है पौधे में, और एक दूसरे से चलायमान का काम। कौन सा आदमी चल के कहाँ जाएगा, क्या रसगुल्ले कैसा लेगा, ये पूरी व्यवस्था पोटास की होती है। अब फिर रसगुल्ले पीछे से कहाँ से आएंगे, उनमें चम्मच है कि नहीं है, खिलाने वाला कौन आएगा, ये पूरे फर्स्ट क्लास तरीके का काम कौन करेगा, ये करेगा आपका कैल्शियम। जो भरण है, भरण के काम में मदद कौन करता है, कैल्शियम। तो जो आपने रसगुल्ले रखे उनको खिलाने का काम कौन करेगा, बालक खड़े करने पड़ेंगे घर के, तू यहाँ रसगुल्ले पर खड़ा हो, तू दाल पर जा, तू इधर जा, होता है ना शादियों में, ये काम कैल्शियम करता है। अब ये बालक सही काम करें जो खड़े हैं यहाँ, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इन पर ध्यान रखने के लिए हमने एक घर के परिवार के ताऊ चचा के बुजुर्ग से, आपसे भी थोड़े जवान टाइप के, उनको लगा दिया कि भाई जरा यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, ध्यान रखना बढ़िया वाला। कहीं अगर कपड़ा पलट गया तो कपड़ा बदला जाएगा, किसी मेहमान के कपड़े खराब हो गए तो बाथरूम में पानी होना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान रखो। ये काम कौन करेगा, सल्फर। खेत में इन दोनों पे ध्यान रखने का काम सल्फर का है। तो सल्फर क्या करता है फसल में,
फंगस नहीं आने देगा। फंगस का मतलब क्या है? गड़बड़ी नहीं होने देगा आपके खेत में, समझ रहे हो आप देसी भाषा में। तो ये ताऊ जी का काम है, बिल्कुल टनाटन ध्यान रखना हो। तू कहाँ है भाई? अब क्या हुआ और आगे आओ। अब एक आता है पोटेशियम हुमेट, हुमिक एसिड के नाम से भी आता है। ये आपकी जड़ों को बढ़ाता है, हाजमे को ठीक रखेगा और आपके काम को सुचारू रूप से जो ये काम कर रहे हैं इनको सही करेगा। मतलब एक और आपका दोस्त आके पास में आ गया कि यार तू अकेला काम कर रहा है, 2 आदमी और आ खड़े हुए, कहते देखिए यार पानी वाला है क्या, मैं जरा इसे देख लूँ पत्तल वाले को। तो वो दोस्त ने, तीनों ने मिलकर वो पूरी व्यवस्था को संभाल लिया। अब लास्ट में आ गए दादाजी, आपका काम आ गया। आपका पोटेशियम फुलवेट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कौन सी चीज कहाँ जानी है पौधे में, वो पहुंचाने का काम, क्या वो जीवाणु कर रहे हैं या नहीं, ये पोटेशियम हुमेट करता है। तो अब आपका, आप करोगे तो कुछ नहीं, क्योंकि आपकी भागीदारी इतनी सी है। तो पोटेशियम फुलवेट भी 1 एकड़ में 85 ग्राम पड़ा है बस। आपका काम इतना, पैच उठा के कहा जा उधर खड़ा। आपका काम पूरा ओवरऑल देखने का है। ये सही खड़े भी हैं सारे के सारे, अब भाग गए। पता चला मेहमान भी, रसगुल्ले भी सपा, कोई लाने वाला नहीं, भट्टी जल रही, तवा भी जल गया, पकौड़ी भी जल गई और मेहमान बैठे हैं भूखे। ये सब भाग गए, दारू दूरू पी के इधर डीजे पर डांस करने चले गए। वो आपका काम है। वो तू तो रसगुल्ले बता, तू क्या कर रहा उधर चल। आपका काम इन्हें ढूंढ ढूंढ के वहाँ खड़े रखना है। ऐसे हमारे खेत में ताऊ जी काम होता है, ऐसे ही हमारे घर में काम होता है। सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी है, प्राकृतिक व्यवस्था भी ऐसी है, बस हम समझ नहीं पा रहे। इंसान ने प्रकृति से अपने आप को अलग निकाल के खड़ा कर दिया और आदमी ये सोचता है कि मैं ही प्रकृति चला रहा हूँ, बाकी सब चूतियापा है, मैं ही हूँ बस, सर्वे सर्वा। धोखा है आप लोगों को और हम सबको। हम लोग ही प्रकृति के चक्र के हिस्सा हैं, बाहर नहीं। हम इन जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं है। इनकी निगाह में हम भी एक प्रकार के जानवर हैं। इनकी निगाह में हम ज्ञानी नहीं है। मैं राहुल जवान नहीं हूँ उसकी नजर में। वो मुझे नहीं बोलेगा भाई साहब आप फौजी हो ना, उसके लिए मैं उसके जैसा जानवर हूँ इस धरती पे, जैसे वो हमारे लिए जानवर है। तो हमने अपने आप को प्राकृतिक व्यवस्था से बाहर निकाल दिया, इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। हमें वापस प्राकृतिक व्यवस्था में जाना है। अब बुग्गी साथ में चल रही, बुग्गी बैठ के चलो ना, पैदल चलोगे थक जाओगे। कटड़ा भी थक रहा है, तुम भी थक रहे हो और पैदल जा रहे हो दोनों में दोनों। तो ये हमारा खाद देने का तरीका है। अब बात आती है कि आज जो हम खाद दे रहे हैं वो किस प्रकार से नुकसानदायक है या नहीं है। ये भी एक बड़ा विकल्प है। हम हमेशा सुनते ही हैं। हमें जो खाद दिए गए थे ये हरित क्रांति के लिए दिए गए थे। हमारे देश में उस समय अर्थव्यवस्था गड़बड़ थी, तो कुछ फर्टिलाइजर बाहर से लाए गए, हमारी जमीनों में ताकत बहुत थी और हमें 25 साल के प्रयोग के लिए दिए गए थे। इसका एक पूरा जर्नल प्रकाशित हो रखा है, रिसर्च है इसकी पूरी, कि 25 साल हम इसको यूज करेंगे भारत की धरती पे, उसके बाद हम इसको गायब कर देंगे। फिर हमारी जमीन में इतनी ताकत है कि हमारी जमीन अनंत समय तक बढ़िया उत्पादन कर सकती है और हम इस 25 साल में इस चक्कर से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्वार्टर पीना आसान होता है जी, छोड़नी बहुत भारी। चूरन भी खा लो, कुछ भी कर लो, झाड़े भी लगवा लो, दारू ना छोटे करती। वो एक कहानी हमारे इसकी आ गई। हम क्वार्टर से हाफ पे आए, हाफ से बोतल पे आ गए और आज नशा होना बंद हो गया। खेती में ये हो रहा है सचिन भाई, बिल्कुल नशा होना बंद हो गया, मतलब रिजल्ट आना बंद हो गया। अब साथ में जब तक इंजेक्शन नहीं मारते आधी बोतल पीने के बाद, तब तक तो नशा ही नहीं होता। इंजेक्शन क्या है? बोतलें दी जा रही, बोतलें ये मारो तो ये होगा, ये मारो तो भाई होकर डाला खेत में। ये कोई पूछने वाला नहीं। किसान प्रश्न नहीं करता कभी भी। किसान को सवाल करने चाहिए कि भैया ये बोतल तू दे रहा है, अगर इस बोतल में इतनी ताकत है तो आज तक ये देश वहाँ क्यों नहीं पहुँचा जहाँ पहुँचना था हम लोगों का? कीड़े क्यों ना मारे तुम्हारे? पिछले 50 साल से कीड़े मारने की दवाई दे रहे हो। मर जाना चाहिए थे सारे कीड़े, सारी बीमारियां खेतों की खत्म हो जानी चाहिए अगर इतनी ताकत थी तो। सब धंधा है, सब किसान उल्लू बनाने का नहीं। तो अब ये जो आप रासायनिक खाद लेके आते हो, इसको देने का एक तरीका है। तरीका क्या है? आप टॉफी लेके आओ दुकान पे से और आपने टॉफी मुंह में डाली और उसको चबा लिया पन्नी के साथ, तो मीठा मीठा तो मुंह में गया। आपको किसी ने ये नहीं बताया कि पन्नी भी तोड़ के अलग करनी थी। और आप टॉफियां खाते जा रहे हो, सारी पन्नी के साथ वो आपके हाथ में जमा होती जा रही है। और एक दिन स्थिति ये आ गई कि आपकी आँख फुल हो गई, भर गई और अब ये पन्नी ना नीचे को निकल रही ना ऊपर को। अब लोग आपको शीशियाँ दे रहे हैं कि ये चूरन खाओ तो 5 पन्नी निकल जाएंगी बाहर, और तुमने 5 पन्नी खाई तो थोड़ा दाल चावल कहाँ है, आज तो मैंने 5 पन्नी निकली मेरी। अरे ताऊ जी वो पन्नी खानी छोड़ दो ना, टॉफी खानी मत छोड़ो। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पौधे को चाहिए,
पन्नियां खानी छोड़ दो। समझ रहे हैं मेरी बात में? उदाहरण देकर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा किसानों को। आप जो रासायनिक खाद है इसको बांध के दिया जाता है हम लोगों को, ताकि कंपनी से हमारे खेत तक आने में ये रासायनिक खाद खराब ना हो। तो एक केमिकल के साथ इसको बांध के दिया जाता है, जैसे टॉफी को पन्नी में बांध के देते हैं कि भाई वो खराब ना हो, 2-4 महीने बिकेगी तो ये चलती रहेगी। अब हमें देना चाहिए उस खाद की बॉन्डिंग तोड़ के, बॉन्डिंग मतलब उस केमिकल को खेत के बाहर ही तोड़ना है और सिर्फ खाद को अंदर देना है। तो जिंदगी में भी हमारी कभी जमीनें खराब नहीं होंगी, स्वास्थ्य खराब नहीं होंगे, हमारा उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब करें कैसे? तो 1 एकड़ की जो डोज है DAP की वो 2.5 किलो की डोज है, सॉरी 1 बीघे की 2.5 किलो की, यानी कि 12 किलो DAP पड़ना चाहिए 1 एकड़ में। ये सही डोज है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 45 किलो, क्योंकि हमें नमस्ते भैया, हमें बॉन्डिंग तोड़ना सिखाया नहीं गया। और बैठो, हमें बॉन्डिंग तोड़ना सिखाया नहीं गया। तो जब आप बॉन्डिंग नहीं तोड़ोगे तो आपको 45 ही चाहिए। बॉन्डिंग कैसे टूटती है? अभी जो आप खाद लेके आए, कोई भी खाद लेके आओ, उस खाद को 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद या आपके खेत की मिट्टी या शुगर मिल का प्रेसमेंट मैली, 25 किलो DAP अगर है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 25, 50, 100, 1 कुंटल कितना भी हो सकता है, तो 3 गुना कितना हो गया? 75 किलो। 75 किलो कैसे नापेंगे? यूरिया का कट्टा ले लेना कोई भी खुला, उसमें गोबर की खाद डालोगे तो 32 किलो से 36 किलो तक आती है, मैंने नापी है। मैं सारे पागलपन पिछले 10-12 साल में कर चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों को बताना है। तो वो अंदाजा हो गया 35 किलो, तो लगभग 2 कट्टे ले लो आप या 3 कट्टे ले लो। तो जितना भी रासायनिक खाद उसके 3 गुना सड़े गोबर की खाद उसमें मिलाओ, उसके अंदर 1 एकड़ में 10 किलो सरसों की खल मिला दो, उसके ऊपर 1-2 बाल्टी पानी छिड़क दो, फावड़े से काट दो, नीचे पन्नी बिछा दो, 12x12 की पन्नी खरीद लो या 14x14 की, एक बार लानी जिंदगी भर काम करेगी, और उसके ऊपर से फिर पन्नी ढक दो। और भाई साहब अब इसको एयर टाइट कर दो, जैसे मुंजी ढक दी ना चलाने के बाद, बारिश आवे तो मुंजी पैक कर दें, बस चारों तरफ से पैक कर दो इसको। 8 दिन में इसकी बॉन्डिंग टूट गई, केमिकल रिलीज हो गए इससे। अब ये बन गए रेसिड्यू फ्री, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो मनुष्य के शरीर या जमीन के लिए घातक हो। इसके सारा जो लगभग 20 था लगभग निकल गया, और ये जो 25 किलो थी ये 75 किलो हो गई। समझ रहे ताऊ जी? 25 किलो DAP 75 किलो हो गई, और जो डोज आप आज दे रहे हो वर्तमान में, इसको आधी कर दो आज ही, तो ये 1.5 गुना उत्पादन देगी आपको, आधा पैसा बच गया आज ही। ऐसा करके देखो, ऐसे रिजल्ट है। खेत में सिर पकड़ के ऐसे 2-3 बार मारोगे और मेरी जय बोलोगे अंदर से, यार क्या बात बता गया भोजी। ऐसे रिजल्ट आने लाखों लोगों को आ रहे हैं, बढ़िया। भयंकर रिजल्ट आने वाला है इसका आप लोगों को। हर तो सुक्की गिरनी। हाँ सुक्की, चाहे भिगो लो, वो आपकी इच्छा है, आपको डालने में मजा आना चाहिए। जाते गिल्ली कर लोगे फिर हलवा बन जाएगा, हलवा नहीं बनाना, हाँ भूल DAP जैसा ही रहेगा ये। तो इस तरीके से आपने डालना है। इसमें यूरिया, जिंक और कैल्शियम नाइट्रेट इनको अलग रखना है, क्योंकि ये पानी छोड़ते हैं। इनको क्या करना है, या तो सूखी गोबर की खाद या फिर खेत की सूखी मिट्टी, उसमें डबल मिट्टी लेना है। जैसे 50 किलो यूरिया डालना था तो 25 किलो यूरिया कर दो आपसे, ले सके। हाँ जी कुछ भी। तो 25 किलो ले लिया आपने, 50 किलो मिट्टी ले ली, उसमें मिला दिया, यूरिया कट्टा भर के रख दिया, और 2 दिन के बाद इसको ज़्यादा नहीं, इसको 8 दिन मत रखना, नहीं तो 8 दिन में भगवान जी के पास पहुंच जाएगा। ये 2 दिन में रिलीज हो जाता है। तो इसकी जो केमिकल बॉन्डिंग, जो भी रासायनिक प्रक्रिया होनी थी, वो यहीं हो गई बाहर खेत के। अब जब खेत में जाएगा तो नाइट्रोजन जाएगी। अब इसको फेंक दो, ये नुकसान नहीं देगा। अब ये नुकसान देता कैसे है? ये तो हो गया देने का तरीका। अब भैया डायरेक्ट दे तो क्या नुकसान है जो आप लोग कर रहे हो अभी तक? डायरेक्ट देने में एक तो 80% फिक्स होगा भैया, सीधी सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन में बॉन्डिंग टूटती नहीं, और खेत में आप एयर टाइट कर नहीं सकते, सीधी सी बात है, और सूरज की रोशनी भी नहीं लगनी चाहिए। तो आपका दाना जब बायोमास या पानी के साथ टच होगा रासायनिक खाद का, तो इसे बनाया इस तरीके का क्या है, वहाँ से अब रासायनिक बॉन्डिंग टूटनी शुरू होती है, तो वहाँ से तेजाब निकलते हैं और ऊपर गैसें निकलती हैं। आपने देखा होगा खाद देने के बाद नीचे के पत्ते पीले पड़ जाए। जब गैस निकलेंगी तो पौधे का स्टोमेटा मुंह ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, तो ये नीचे से सूंघता है, सांस तो लेता है पौधा,
और ये इसके अंदर जाती है बॉडी के, और नीचे से जड़ फूंक दिया आपने और जड़ों से भी तेजाब अंदर गया, तो पौधा शौक में आता है फसल के। अरे मार दिया। जैसे हर बार कुर्सी पे बैठने में आपको 440 वोल्ट का झटका दिया जाए 5-7 मिनट का, तो बैठते हुए डरोगे, तो पौधा तुम्हारा खाद खाते हुए डरता है कि यार ये मरवाएगा, फिर मुंह जलेगा मेरा, फिर मेरी नाक फूकेगी, और आप देख दन डबल डाल रहे हो साले खा। अब ये 80% फिक्स हो रहा है आपकी ज़मीन में, क्योंकि उसके मुंह फूक गए, इंस्ट्रूमेंट उसके गड़बड़ हो गई। अब आपका जो खाद दिया आपने, पानी लपाला भर रखा है तो आधा तो नीचे जगह गया भाई साहब, कुछ वापसी करण में चला गया, 80% फिक्स हो गया, तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और ये जमीन अब पन्नी 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 भरते तुम्हारी हाथ भर गई कुल मिला करके, समझ रहे हो? हाथ वाली बात जो बताई थी, अब इतनी टॉक्सिसिटी हो गई कि पानी पीते भी डकार आ रही तेजाब की, ओ मर गया। अब बचने का एक ही तरीका है, इस तरीके से खाद दो, जैसे मैंने बताया है, जीवामृत, वेस्टी कंपोजर खेत में चलाओ। ये क्या करेंगे? ये गोबर की खाद क्या करेगी? इसके जो जीवाणु हैं ये धीरे धीरे देखते, वो जो बॉन्डिंग पड़ी हुई है 80% फिक्स होके, अगले 15 साल की खाद अवेलेबल है हमारे खेतों में। अगर आज भी डीएपी बंद हो जाए तो 15 साल भूखे नहीं मरने हम लोग। तो ये सबको रिलीज करके धीरे 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 फसलों को देगी। जीवाणु तो कम हो गए खेत में, और कुछ थोड़े हमारी खेती, पर जीवाणु बढ़ा लो, काम खत्म, कार्बन बढ़ा लो, हो गया काम, जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। ये खाद देने का सही तरीका है। इस तरीके से जब रासायनिक खाद जाती है तो पौधा जलता है, उसकी जड़ें जलती हैं, और वो अंदर उसका पूरा डीएनए स्ट्रक्चर गड़बड़ होता है, उसके उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा। खुशी खुशी कुर्सी पर नहीं बैठने का करंट होगा तो जबरदस्ती बैठाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से रासायनिक खाद नुकसान देती है। अगले साल इसको आधा कर दो, 1 साल तक इसको कम नहीं करना, जमीन को आधा ताने दो। हाफ से क्वार्टर पे लाओ ना यार, एकदम तो बेचारों को 1 पैक दोगे मर जाएगा, हाथ पैर कांपेंगे उसके। तो जब इसे आदत पड़ जाए एकदम आधे की आपके, फिर ये तीसरे साल आपका नाम मात्र के बराबर 2-2.5 किलो की कहानी रह जाएगी। और चौथे साल, तीसरे साल आपको ये जो शुरू में बताया था मैंने जादू झटका, तीसरे साल, पहले साल से इस पे आ जाओ, तो ये और वो साथ में लेके चलो, और तीसरे साल आप इसी से खेती करोगे। दुनिया कर रही है भाई साहब, कोई चमत्कार नहीं है ये, आप लोगों को बताया नहीं जाता क्योंकि दुकान चलानी। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन शेड्यूल, खाद देने का तरीका सही तरीके से। अब यहाँ तक कोई सवाल है भाई साहब? आप बताओ, खुल कर बोलो, कोई सवाल है? मैं छोड़ता नहीं वैसे कुछ। नहीं सवाल ऐसा है, मतलब जो आदमी बैठे भाई साहब ना अपनी बात करो। अपनी बैठे ना, मेरी तो समझ में आया, मोटी मोटी सी बात। एक तो खाद का तरीका बताया आपने एकदम। ये वीडियो इसलिए बनवाई, आप इसको 100 बार देख सकते हैं 4 पे लिख के। किसान पाठशाला एक चैनल है, पानी हम आपको मिल जाएगा। नहीं, मैं अपनी बात नहीं, सबकी बात जी, करूँ। जी। पानी तो आपने बताया खड़का चलावे और ऐसा चलावे, अब वो जोड़ू का ना लगे। जी जी वो हम सारे के सारे जोड़ू को भरू खड़े, जी, जी। एक भी लाइन चढ़ा रहे, रोज उसमें चल रहा। बिल्कुल, तो मैं खास बात मैं समझ गया, इनकी पता नहीं समझ में आई नहीं आई। समझ गए ना? भला भाई, बस आपकी समझ में आ गई तो समझ लो सबके समझ में आ गई। तो सबकी पता नहीं आई नहीं आई, तो इनकी समझ में आएगी वो खाद का तरीका। जी। और पानी जुकर लोग बात आम बात बता रहा, कुछ तो सबका ये हमारे सब बुजुर्गों को पता था, ना तो नहीं पानी भाई कब ध्यान खड़ा करना। और वो आपकी बात हल्का पानी बड़े बड़े बुढ़े भी नहीं कह रहे थे। हम लोगों ने क्या किया है कि अगर बाबूजी कुछ समझा रहे हैं ना, अरे यार इन्हें क्या पता। खोल दो और इनको बदलता है ना आपका। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम पहले भी बताओ थे, बड़े बड़े 100 कुंटल निकले। अपने घर में हम बुजुर्गों के पास हमने बैठना बंद कर दिया। दादा बैठे घर अकेले बैठा, दादा सुतरा भगवान उठा ले, सुतरा इतना लंबा परिवार है, कोई पोता या तो रोटी देने आएंगे बुढ़े के पास या चाय, यानी बुढ़े पास को बैठने तैयार नहीं आज की तारीख में। ये बैठे बेचारे इनसे पूछ लो, दुखी ये मन में सोचते हैं सुतरा मर जा तो ठीक, इससे यार बताओ सारी जिंदगी मैंने कमाया धमाया, सुतरा कोई सुनते हुए तैयार नहीं। राहुल भाई एक सवाल हो रहा है जी। कि हमें किसी को नहीं पता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब खाद हमें कितने दिन में लगे, डाल तो हमारे 2.5 नहीं, ये वाला जो 2.5 डालोगे वो तो तुम्हारा 20 दिन में लगेगा डायरेक्ट वाला तो, और ये जो मैंने बताया ये अभी 6 घंटे में लगेगा आज ही, एकदम वाटर सोलेबल की तरह। भाई राहुल भाई जी। वो बढ़िया बात लगी, जो खाद दो सब चीज मतलब हर तो सारे तत्व तो होने चाहिए। मैं तो सिर्फ बिल्कुल समझा के भाई बताता हूँ। तो हम तो जितना हमसे आदमी भाई यूरिया डाई ना ना ना, तो आप तो रोटी चावल खिलाना, मेहमान ने वाले का तुम्हारे घर कई दिन 2-3-4 बार बहुत बढ़िया लगे आपको। सारी चीजें चाहिए। देखो आपके खाने में स्वाद क्यों नहीं है? हम तो 2-3 चीज है भाई, सब
हम लोग गन्ना खा रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्वाद नहीं गन्ने में, तो स्वाद कहाँ से होगा कि जब रोटी चावल खाए तो पेट तो निकलना ही है इसका। तो पूरा भोजन जैसे हमें शरीर को जरूरत है वैसे ही पौधे को भी आवश्यकता है। तो ये और दूसरा यूरिया डीएपी का विकल्प क्या है वो मैंने पहले बता दिया, भस्म रसायन बना लो, इसका तोड़ इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की पद्धतियां हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया बात है भाई आपकी, पर वो इतनी महत्व मेहनत होने की नहीं भाई, वो होने की देखो जी, नहीं भाई, वो बात बहुत सही है। बढ़िया बात है आपकी। तो नहीं होने की तो यूरिया डीएपी ऐसा डाल लो बहुत बढ़िया और 3 साल में धीरे धीरे आ जाओ। मैं दोनों तरीके की चीज बता दी मैंने, चेंज करके देख लेंगे भाई, थोड़ा करके देख भाई करना ही पड़ेगा। देखो करोगे तो इसलिए करके देखो ना। आप करोगे तो इसलिए लड़कियों की शादी करनी है लड़कों की, और इनके हाथ में जमीन देनी तो आना पड़ेगा, और जमीन बेच के ब्याह करने तो बताइयो, और मर्जी तुम्हारी है, मेरा काम तो बताने का है। ये बात सारी बढ़िया बात। यहाँ तक समझ में आई। अब बात आती है कि साहब हम जो है अपनी उत्पादन तो बढ़ गया, निश्चित रूप से इससे बढ़ जाएगा। आपका करके देख लो, नीटू का निकल सकता है, और लोगों का निकल सकता है, अंकित का निकल सकता है, तो आपका भी निकलेगा। सीधी सी बात, आपको चांद पर नहीं उतरे, यहीं के रहने वाले अपने बीच के लोग। ये अलग बात है कि आप मुझे आज तक जानते नहीं थे, पहली बार आपने जाना है। अगली बार आऊंगा तो अगली बार और ज्यादा लोगों को लेके आओगे आप लोग सुनने के लिए। पहली बार में तो पता नहीं चलता लगा यार कोई शिशु से बेचना आया होगा चलता फिरता। बाबा से आ जाइए फिर। जी ताऊ जी, मैं पी गया खेती को, पागल हूं मैं खेती के लिए, तभी इतने तजुर्बे लेके घूम रहा हूँ आपके साथ। अब बात आती है कि हमने अगर हमें 1 एकड़ से 2 लाख रुपए नहीं आ रहे, वो गन्ने से आओ, टमाटर से आओ, मिर्ची से आओ, केले से आओ, बैंगन से आओ, धनिया से आओ, उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए। तो हम लोग जब इस रास्ते में आगे बढ़े तो हमें आमदनी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए से आकर नहीं भाग रही थी हमारी किसी भी कीमत। हम लोगों ने काम किया फिर, क्योंकि रहने वाले मध्य प्रदेश के थे वो लोग, वहाँ पे केला बहुत होता है। हम लोगों ने फिर केले के ऊपर काम किया, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ लगाए, सीखे, केरल में भी गए। रिटायर आने के बाद अब बात आती भारत भ्रमण की। आपको ज्ञान कैसे, जिस आदमी को भी ऐसा लग रहा हो कि मुझे जिंदगी समझ में नहीं आ रही, लाइफ क्या चीज़ है, तो चुपचाप घर से 5,000 रुपये लो, एक झोले में कपड़े के 3 जोड़ी कपड़े डालो, एक चद्दर और एक छतरी लो, और चप्पल पहनो और निकल जाओ भारत भ्रमण पे। जहाँ भी जाओ, रोडवेज से जाओ, जहाँ भी जाओ, जर्नल के डिब्बे में बैठ के जाओ ट्रेन से, और पूरे भारत के 28 राज्य घूम आओ, जिंदगी समझ में आ जाएगी लाइफ क्या चीज़ है। मेरी भी नहीं समझ में आ रहा था कि पुलिस में दरोगा बनूं जाके, अच्छे खासी कमांडो की जॉब है, या धक्के खाऊं यहाँ किसानों के बीच में गले फाड़ूं। लेकिन हनुमान जी ने याद आना था साहब मुझे, तो ना भैया मैं बाद में दूंगा, मेरा बंद होता है बाद ठंडा पानी पीते। तो मैं साहब इधर की तरफ आया, तो मैं जब भ्रमण करने गया तो मैंने खाना मांग के खाया। मांग के मतलब कई मंदिरों में तो मोस्टली खाना मिल ही जाता है, कहीं किसी के तेरी चीजें, मतलब पूरे लगभग राज्य घूमा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं फौज से रिटायर हूँ या क्या हूँ, कुछ नहीं, सिंपल साधारण आदमी, भैया मैं यहाँ खेती सीखना है। किसान ने बोला जी सीख लिया, अभी आप चले जाओ नहीं तो रात हो जाएगी। अनजान आदमी को लोग नहीं रुकाते, तो बाहर गए गांव के, मंदिर मिला आराम से, वहाँ महाराज जी के पास रुके, कहीं पे महाराज भी नहीं मिले, कुत्ते बिल्ली पड़े थे, बंदर ही कूद रहे थे, महाराज यहीं सही यार। फौज में ड्यूटी करी थी तो आलकस तो होता नहीं है। तो मंदिर में लेट मारी साहब, वहीं नहा धोए, सुबह को फिर झोला उठा अपने निकल लिए। 2 महीने घूमने के बाद समझ में आया कि जिंदगी क्या है और किसान क्या है, किसान कहाँ मरा हुआ है। भैया इसको उठा लो नहीं तो मामला खराब है। मैं भी मेरे जैसे, देखो मैं आज नहीं तो कल मरूंगा, ये तो निश्चित। तो मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूँ कि जो मेरे पुरखों तक का नाम रोशन हो जाए, पितरों तक का। तो यार एक बालक था, बिजनौर से निकला था और उसने आग लगा दी ऐसी, किसानों को जगा दिया। मरना तो साला वैसे भी है, भगत सिंह की मौत मरो ना यार, जिंदगी दुनिया याद रखेगी। अपने अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो मेरी सोच थोड़ी अलग है, हो सकता है उनकी आत्मा का थोड़ा बहुत अंश आ गया हो, या इसे पागलपन भी बोलते हैं लोग। नहीं पागलपन बढ़िया बात है। तो किसानों को जगाने का काम पकड़ा साहब मैंने। तो हम लोग फिर केले पे गए। केले पे गए तो यूपी में केला सफल नहीं हो पा रहा था जब तक हम नहीं आए थे। मैंने आके लगाया तो मैं खुद फेल हो गया पहले साल, टांग तराज जो भी मेरी। भाई केला पहले साल जो मैंने केला लगाया, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। जब मैं किसान पाठशाला से जुड़ा तो ये थी किसान पाठशाला की पद्धति जो आपको बताई, और मैं कौन था, मैं आप में से एक था। मैं किसान पाठशाला को मानता तो था, मैं उनके साथ सीख भी रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मैं फेल ना हो जाऊं पहले साल केले में। तो मैंने किसान पाठशाला को तो फॉलो किया 10%। पहले साल जो मैंने 400 पेड़ लगाए पहले केले के, उसमें केला आया 1 फीट का VIP किसान पाठशाला के चक्कर में।
अगले साल जब मैंने 20 बीघे लगाया तो मुझे बोला यार एक आध बीघे में तो ठीक है, मैं कहीं पागल ना बन जाऊं। तो किसा पता चल गया, तो मैंने साहब पूरा केला रासायनिक वालों को पकड़ लिया, सिस्सी भी खरीद, ये भी खरीद, मतलब ये था यार नुकसान ना हो जाए ससुरा। किसान पाठशाला तो फलों खरीद लेके कहाँ जा रही है, अपनी है। अब हालत ये हो गई भाई साहब कि मेरी टांग खराब जो हो गई दिसंबर के महीने में, 24 दिसंबर में पाला मार गया, दूसरा केला खत्म, जीरो। 5-7 लाख रुपए फुर। जब सुबह आके देखा तो ऐसा लगा मोबाइल एल छिड़क दिया किसी ने, मुझे लगा साले किसी ने रात में आके पापा जी छिड़कर वो स्प्रे कर दिया, मुझे क्या पता सुबह पाला ऐसा लगे। अब भाई साहब घुटनों के बल बैठ गए, 7 लाख रुपए जीरो। मैंने फोन करा वहाँ और सच सच बोल दिया कि भैया मैंने फॉलो ना करा, डर के मारो रासायनिक कर दिया था। अब बोला पिछले साल का रिजल्ट था, मैं पिछले साल 1 फीट का केला आया। तो कुल मिलाकर मैं हिंदी में बेवकूफ़ था भाई, मेरे पास रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बावजूद भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है अपनी पद्धति पे जिनके साथ चल रहा हूँ। फिर साहब उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब 100% इसको अपने तरीके से करो। तो 1 साल तो बर्बाद हो गया भैया। अब खेत में से मट्टी उठाई और कसम खाई कि जो मेरे साथ हुआ है केले में वो किसी किसान के साथ नहीं होने लगा। मैं तो झेल गया टक्कर, बताए सारे मिल जा फौज से बस से रिटायरमेंट में। आम आदमी तो मर जाएगा भाई साहब, 7 लाख में तो प्राण निकल जाएंगे उसके। और तब मेरे दिमाग में बात आई कि शायद इसी कारण से जब मैं खेती में आया था उन लोगों ने भी आत्महत्याएं की होंगी, फसलों से रिजल्ट आए नहीं, कर्जा बढ़ा, आदमी मरे नहीं तो क्या करे। वहां से मैंने एकदम 100% उस केले को किया और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत शानदार केला उसमें बेचा। और मेरे केले को राज्य भरा पूरा मैंने ईरान तक केला बेचा है। मेरे केले जैसा केला नहीं निकला किसी का भी। उसके अनंत वीडियो पड़े हुए हैं। कमिश्नर साहब आकर के केले के खेत में, डीएम था, पूरा पुलिस प्रशासन था, पूरा आदि अमला था, 50-20 गाड़ियाँ, वो आकर के मुझे केले के खेत में सम्मानित करके गए। गुलाब के फूलों की माला और लोहे वे पढ़ा के आप जो कर रहे हो वो कोई नहीं कर रहा है। और इतना शानदार केला भूड़ के जंगल में उगाना, जहाँ पे लोग मुझे कहते हैं कि तू केली भी दिया ना, केली तो हम मूछ कटा देंगे। उनकी मूछ तो छोड़ो ताऊ जी, मुझे गाँव में मेरी गाड़ी देख के भाग गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो मैं तो हाथ में दे दी थी, बांट दिया था, ताऊ जी लो केला पकड़ो। ताऊ जी खेत का ही है वो। सांस ना निकला, आवाज़ नहीं निकली बाहर को। मैंने धीरे से कान में भी गई थी, रे चल रहा हूँ। मैंने बेटे हमें तो पता था तू तो कर लेगा, तो वो तुम्हें पता ही है, फिर बाकी कहानी आगे क्या हो। ये सब बेतीरंदाज हैं जिनके बाप ने भी खेती नहीं करी, ये तुम्हें राय दे देंगे, रायचंद फ्री वाली। और वो हवाई जहाज मुतली हमारे रिश्तेदार ने लिया था, उसका क्रैश हो गया था। किससे पूछ लो कौन से रिश्तेदार ने लिया था। नहीं हर गाँव में मिलेंगे। तो हमने साथ जब किया तो फिर आगे बढ़े, किसान पर्सन में लोग जुड़े ही थे। अब केले पे शुरू हो गए साहब। तब से आज तक अगर कोई किसान हर 10 दिन में मेरे साथ है तो देखो अपवाद की बात नहीं करते। अगर 10 दिन में किसान साथ है तो आज तक भी एक किसान बर्बाद नहीं हुआ इसमें, और नुकसान नहीं झेला किसी ने भी। अब केले और गन्ने में फ़र्क कितना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो अभी पश्चिम यूपी में चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि 7-7 फीट पर 2 लाइन गन्ना बो, ये बो दिया, 7 फीट छोड़ दिया, फिर 2 लाइन गन्ना बो दिया। ऐसा प्रैक्टिकल मैंने कई सारे किए। मैं एक आपके नज़दीक का बता देता हूँ। सहारनपुर के अम्बेटा शेख में पंकज त्यागी ने किया ये मेरे कहने से। तो उसने 480 कुंटल तो गन्ना काटा है और 300 कुंटल केला काटा। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ। 4,63,000 रुपये निखर्चे बचे उसको 1 एकड़ से। ये है, आप नंबर भी दे दूंगा आपको मैं, और आप उससे बात भी कर लेना, मिल के भी आना, देख के भी आओ। खड़ा है लेकिन दूसरे साल गन्ना नहीं होता। तो 7 फीट पे 2 नाली गन्ना और बीच में 5-5 फीट पे केला, 1250 पेड़ आएंगे। ये तो हो गया गन्ने के साथ। अब इसमें कम से कम नहीं तो मरे जमाने की बात कर लो, 50 कुंटल गन्ना निकल ही जाएगा। वैसे निकलता तो 80-90, छोड़ो 80-90 वो लॉलीपॉप वाली बात हो, हम देहाती बात करेंगे। भैया हमारा सही बता कि इससे कम निकलने का नहीं, तो 50 कुंटल आपका निकल जाएगा। ठीक है जी। और आपका केला, केले में लोग बोलते हैं जी 35 किलो निकलेगा, 50 बिल्कुल निकलता है। मेरी गाइडलाइन में जो लोग खेती कर रहे हैं, आप अभी आप किसान पाठशाला वीडियो आप लोग देखो, हमारे पास 4,500 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो हम लोगों ने जगह जगह किसान पाठशाला ली है। और हमारे प्रैक्टिकल जो किसान साथ चल रहे हैं, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, फ्री सेवा, मंदिर का घंटा बजाना बजा लो, नहीं तो निकल जाओ, कुछ मिलना तो है नहीं। तो किसान जो खेती कर रहे हैं उनकी वीडियो पड़ी हुई है। तोरी, एक हरियाणा में किसान ने तोरी पे स्प्रे करा रखी है, जॉन करवाते हैं, उसकी तोरी आ रही 100 रुपये किलो जा रही। तो कह रही ऐसा चमत्कार देखा नहीं मैंने कभी। अब बताओ जी कौन सी दवाई बेची तुम्हारी मिट्टी, स्प्रे पे भी आऊँगा अभी। तो आपका गन्ना हो गया,
प्लस केला हो गया। केला चलेगा इसमें 3 साल आपका, क्योंकि ये ग्राफ 7/5 है, उल्टा है। ज़्यादा समय तक जाने के लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा रखनी पड़ेगी और कम साइकिल का पौधा लेना है। साइकिल होती है जब हम लोग केले का पौधा लैब में बनाते हैं तो बोतल में बनता है वो, जैसे अचार की बोतल हमें ना छोटी छोटी, उनमें रखा जाता है एक चीज और उसके अंदर डालते हैं हम वाइसिनोमेटा। वाइसिनोमेटा एक वो है जो हमारी एपीसी बनाती है, तो गन्ने का सुक्रोज, गोवर्क और हल्दी का तत्व है करकुमिन, ये तीनों चीज से मिला के इसको बनाया जाता है। तो ये इसका भोजन है पौधे का संपूर्ण, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है और पूरा भोजन है, सब है इसके अंदर। जैसे हमारे शरीर में ब्लड, पौधों के बॉडी में सुक्रोज दौड़ता है, तो ये डायरेक्ट है। ये रखा है, ये 28 दिन में 3 हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें से अच्छे निकालते हैं 2 या 3। फिर उनको अगली बोतलों में रखा जाता है काट करके, फिर अगली बोतलों में, फिर अगली बोतलों में, ऐसे करके गवर्नमेंट बोलती है कि आप 8 बार से ज़्यादा इसको मल्टीपल नहीं करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा मल्टीपल होगा उतना आपके खेत में उत्पादन कम देगा, लेकिन कंपनी को फायदा। और जितना कम मल्टीपल होगा उतना ज़्यादा खेत में लंबे समय तक चलेगा, फसल देगा और बीमारियां कम आएंगी, उत्पादन ज़्यादा आएगा, इसमें कंपनी को नुकसान है। 8 साइकिल में पौधे बनते हैं 1155, और जब हम लोगों ने शुरू किया इसको बनाना तो हम लोगों ने शुरू किया 6 साइकिल से। जाट से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की आदत है शुरू से, कुछ ऐसा करोगे किसी ने ना करा हो। तो 6 साइकिल का पौधा बनाया, उससे पौधे बने आपके 180 से लेके 240 तक। फिर हमने 4 साइकिल का बनाया, मतलब 4 ही बार मल्टीपल किया केवल, उसमें पौधे बने हमारे 80 से लेके 120। और अभी एक वाला भी है, लेकिन वो पिछले साल ट्रायल पर दिया हुआ है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है किसानों के खेतों में, फिर अगले साल वो लॉन्च होगा। तो कम साइकिल का पौधा लेना है, इसको बिल पे लिखवा के लेना है, किसी से भी पौधा, मैं नहीं कह रहा मुझसे पौधा लेना, जिससे भी मन करे ले लेना, लेकिन उसको बोलना भैया कम साइकिल का पौधा दे मेरे को। तो अच्छा पौधा कैसे लेके देगा ये आपको पता होना जरूरी है। भविष्य में भी जान पहचान होनी चाहिए कि हमें अच्छा पौधा लेना है तो हम ऐसे लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको 5/7 अगर आपने लगाया, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट, लेकिन आमने सामने नहीं लगाएगा, जिग जैग। जैसे आप बैठे हैं, आप जिग जैग में हो, आमने सामने में ओवरलैपिंग होता है। जैसे अगर मैं इनके सामने बैठूं और मुझे यहाँ घुटने रखने, तो मुझे जिग जैग बैठूंगा तो सही हूँ, अगर सामने बैठूंगा तो ताऊ जी के घुटनों में मेरे घुटने अड़ जाएंगे। ऐसे पौधे के पत्ते भी अड़ते हैं, तो वो भी सामने नहीं लगाने करने चाहिए। 1250 पौधे आएंगे, ये चलेगा आपका 3 साल। अगर इसी को 5/8 कर दिया आपने तो 1100 पौधे आएंगे, ये चलेगा 5 साल। अगर इसी को 5/9 कर दिया तो ये चलेगा कम से कम 20 साल, पौधे आएंगे 1000। तो कम पौधे लगाओ, कंपनियों को मालदार मत करो ज़्यादा पौधे लगा के। कंपनी आएंगी मेरे ज़्यादा झोला छाप आएंगे, पौधा बेचेंगे, उल्लू बनाएंगे, भाग जाएंगे। तो आपने 5/8 का एक ग्राफ पकड़ लो आप, 5 साल वाला काफ़ी बढ़िया ग्राफ है। 1100 पौधे आते हैं, 100 पौधे हमारे बच गए, मामा नाना फुप्पा, वैसे 100 किलो में पूरे गांव को खिला दोगे तो भी खत्म नहीं होना कि इतना खिलावा केला। फिर भी मान लो कि 100 पेड़ हमारे खत्म, अब हमारे पास 1000 पेड़ बचे। 1000 पेड़ों पे 25 किलो, 35 किलो, 40 किलो छोड़ दो, मेरा 20 किलो आएगी बड़ी मुश्किल से। तो 20 किलो गुणा 1000, 200 कुंटल माल मेरा आया। अगर आपने हमारी गाइडलाइन पे किया है, जैसे हम लोग बताते हैं, हमारा केला जहर मुक्त होता है। जहर मुक्त मतलब हम कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं डलवाते, आप लोगों से इसी तरह से खेती कराते हैं जो बता रहे हैं। तो ये केला कोई भी पकड़ने के लिए तैयार है आज की तारीख में, कहीं से भी व्यापारी। तो 12 रुपए का रेट आप मान के चलो, नॉर्मल रेट जो आज का भी है। तो 12 रुपए के रेट में ये हो गया साहब आपका कितने का हुआ, 12 दूनी 24, 240, यानी कि 2,40,000 का। अच्छा बिकता खेत से है, जाएगा नगद। बिकवाने के लिए भी हम साथ खड़े हैं, करवाने के लिए भी हम, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो हम बोलेंगे हर 8 दिन में वो करके हमें वीडियो भेजनी है। भैया आऊँगा उस पर भी। तो ये आपने क्या करना है, इस तरीके से चलो टूट जाता है, 23 रुपए का पौधा है जी, और 3 साल के लगाना तो 20 वाला है जो 6 साइकिल वाला है। तो लगभग आपका बैठा है ये 2,40,000। अब लागत कितनी आएगी, 1 एकड़ में देखो जी, अगर तुम्हारी जेब में 90,000 रुपये हो तो केले की तरफ जाइयो, नहीं तो गलती से मत जाना। केले में 90,000, इतने गन्ने में आमदनी नहीं, इतने केले में लागत है। 90,000
रुपए लगाओ और 90,000 लगाने के बाद मरे से मरे 2,40,000 आपके हाथ में आने। बचत कितनी की आई साहब? लगभग 1,60,000 की, 1.5 लाख की मान लो। 1.5 लाख रुपया मरा हुआ केला। अब 1.5 लाख रुपए की बचत अगर मैं गन्ने में करूं तो 95 कुंटल गन्ना जिस दिन बचा के घर ले जाओगे, खर्चे निकाल के कुएं का अपना, जुताई पिटाई बीज सब लगा के 95 कुंटल की बचत उस दिन मरे हुए केले की बराबरी कर लोगे। ये मरे हुए केले की बात करी मैंने, वरना केले का एवरेज 25 और रेट 14 रुपए और 1 एकड़ से 3 लाख रुपए की आमदनी, जो तुम गन्ने में जिंदगी में नहीं कर सकते। मैं भी तो गन्ने वाला ही हूँ, दूसरे कृषि कार्ड पूरे ना हुए कभी। और अभी तक सक्सेस इसलिए नहीं था केला, क्योंकि यहाँ केले का पता ही नहीं है किसी को केला करते कैसे। लगा लिया, तुक्केबाजी में केला चल रहा है। हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और लास्ट में माल कटने तक व्यापारी प्रोवाइड कराने तक का काम भी करते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इच्छा आप लोगों की। केला ही किस्मत बदलेगा, याद रखो। गन्ना तो अब जाता है तुम्हारा और 7 साल में यहाँ से जाने वाला, इसमें हाथ कर दी। बीमारियाँ इतनी आ गई कि निकलने को तैयार नहीं है कुछ भी करने के बाद। गन्ना जरूरी है, लेकिन सिर्फ केला ही मत करो। अगर 50 बीघे जमीन है तो 5 बीघे आपके पास केला या अन्य फसलें या अमरूद या एप्पल बेर, जो भी आपका मन करे आप हटो, लीक से हटो थोड़े थोड़े। हमारे परदादा ने भी गन्ना, पिताजी ने भी गन्ना, दादा ने भी गन्ना और मैं भी गन्ना। तो मैंने नया क्या किया? मैं पहला आदमी हूँ मेरे जिले में जो केले पे आया। और मेरी सर्किल में जो मेरे यार दोस्त हैं, मेरे हिसाब से तो मैं सबसे सुखी, सबसे पैसे वाला आदमी हूँ आज की तारीख में। नहीं तो एक्सक्यूज नहीं आता, अल्टो आता है। तो केला वो देख के जाएगा जो कोई देख नहीं जाएगा। और सारे भ्रम तोड़ दिए मैंने। लोगों ने कहा थे यार तन्ने तो बट्टियों में टायर डाल दिए, हमारे इतने ट्रक घुसा दिए, इसमें कितना माल है, मक्का क्यों जलन हो रही, सुथरो काटे और रात को जाके। तो जब मेरे यहाँ निकल सकता है तो कहीं भी निकल सकता है। सिकंदरपुर में जहीर आलम प्रधान जी हैं, 250 बीघे केला भाई साहब, कभी 5 बीघे लगाया था 4 साल पहले। आज हमारे साथ चल रहे हैं 250 बीघे केला, गाँव के प्रधान भी है। अनंत पैसा है, ड्रोन से खेती करा दिया। मैं बैठा बैठा कमरे में, हर खंबे में CCTV है। हाँ जी, मीरापुर के पास, वहाँ मेरा नाम पूछना कभी जाके आप। मुजफ्फरनगर में 90% केला मुस्लिम समुदाय में लगाया हुआ है, वो लोग जाग चुके हैं। हम सोहराम चौधरी साहब में बाद में उठेंगे सबसे लास्ट में जब बर्बाद हो जाएंगे। 90% केला का, मैं 1500 बीघे केला है। तो जब वहाँ हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन होगा आपका किसान पाठशाला होगा कि जो सब न लगा लिया कि होगा गन्ना नहीं बिक रहा, सोच लो। गन्ना नहीं बिक रहा, महाराष्ट्र का केला नहीं बिक रहा। महाराष्ट्र में हर घर में केला है कि नहीं है? अरे सुनो तो सही, बड़ी चीज हो तो कहीं बेर दिक्कत आ। अरे ताऊ देखो, जिंदगी में कभी सारे लोगों के पास 1 लाख रुपए नहीं होने के लगाने के लिए हो। 100 में से 5 ही आदमी आएगा इसकी तरफ। देखो आप उसकी छोड़ दो, आप होने को एक शादी हो गई। एक बात बताओ, शादी करने जाते हो, भरोसा है घरवाली का टिकट या भाग जाएगी? नहीं होता भरोसा, पतरी भागी फिरने जाते होगी। मैं दिखा दूंगा 50 के चल रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया जब चीज होगी तो बिकेगी। आप क्वालिटी बनाओगे तो बिकती है। तो सारी चीज दुनिया भरोसे पे चल रही है। अलट पलट से चाह कुछ करना मुक्ता करना, अलट पलट तो करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर गन्ने पे रहोगे तो 2030। राहुल भाई वो बात बढ़िया कि थोड़ा थोड़ा लगाया, अब इसको क्लोज कर दो नहीं तो अपलोड नहीं होगी। भला भाई सब लगाया, सारी